एपिसोड 1। एक छोटे से लेकिन बहुत ही खूबसूरत से अपार्टमेंट के अंदर एक 19 साल की लड़की अपने बेडरूम में सो रही होती है और तभी उस अपार्टमेंट का गेट बाहर से खुलता है और एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का अपार्टमेंट के अंदर आता है। और वह अपना कोट निकालकर वही हाल में फेंक देता है और फिर धीरे से अपने ताई को निकलता है और एक एक करके अपने शर्ट के बटन को खोलने लगता है। इस वक्त उसको बहुत ही ज्यादा अजीब फील हो रहा होता है। वो अपने फोन सूज वैच एक एक करके अपनी सारी चीज वही हाल के काउच पर निकाल कर फेंक देता है और अपने शर्ट के बटन को ओपन करते हुए अपने लड़खड़ाते कदम से बेडरूम के अंदर जाने लगता है। वही बेडरूम के अंदर जाकर डोर को बंद करता है और लंबी लंबी सांस लेने लगता है। वो अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा होता है। वही बेड पर सो रही लड़की के कानों में जैसे ही दरवाजा बंद होने की आवाज पड़ती है वो तुरंत उठ जाती है और साइड लैंप को ऑन कर देती है और अपने सामने खड़े इंसान को देखते हुए कहती है, ईवान इतनी रात को यहाँ पर। वही जब वह इंसान उस लड़की के चेहरे को देखता है तो वह तुरंत ही पहचान जाता है और कहता है, ये यहाँ पर लेकिन कैसे। लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वही वो लड़की बेड से उतरती है और उस लड़के के पास आने लगती है और कहती है, ईवान तुम यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रहे हो और तुम्हें हुआ क्या है, तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तुम इतनी लंबी लंबी सांस क्यों ले रहे हो। ईवान कहता है, तुम वही रुको, मेरे पास मत आओ। लेकिन वो लड़की उसकी बातों को पूरा इग्नोर करती है और उसके पास आ जाती है और उसके चेहरे को छूते हुए कहती है, तुम्हें हुआ क्या है, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। तभी ईवान कहता है, मैं ईवान नहीं हूं। वो लड़की जब इस बात को सुनती है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, क्या मतलब कि तुम ईवान नहीं हो और तुम अब ये कौन सा नया मजाक कर रहे हो मेरे साथ। तभी वो लड़का कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, जितना ज्यादा दूर हो सके उतना दूर मुझसे चली जाकर तुम दूसरे रूम में सो जाओ, लेकिन प्लीज यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो लड़की उसकी एक बात भी नहीं सुनती है और उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हें आज हुआ क्या है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम इधर आओ मेरे साथ। और फिर वह उसे बैठा देते, चलो मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम बीमार हो, तुम्हें क्या सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं डॉक्टर को कॉल करूं क्या। वो लड़का उस लड़की को घर कर देखता है, कहता है, मैं तुमसे कहा ना यहाँ से चली जाओ वरना मैं। वो लड़की कहती है, वरना क्या ईवान, और मैं तुम्हें बता दूं मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा रही हूं, समझे तुम। वो लड़का गुस्से में उस लड़की को देखता है और कहता है, तुम हो कौन। वो लड़की उस लड़की के फेस को देखने लगती और कहती है, ईवान तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। तभी वो लड़का गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा ना मैं ईवान नहीं हूं, तुम्हें क्या एक बार में बात समझ में नहीं आती है। वो लड़की उस लड़की के ऐसे चिल्लाने से डर जाती है और वही वो लड़का अब अपना पूरा कंट्रोल खो चुका होता है और वह अपनी नशीली आंखों से उस लड़की को देखने लगता है। वही वो लड़की उस लड़के को अपनी डरी हुई निगाहों से देख रही होती है। तभी वो लड़का उस लड़की को टाइटली होल्ड कर लेता है अपने आर्म में और फिर वह उसे अचानक से बेड पर फ्लिप कर देता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ के बेड पर पीन कर देता है। वही वो लड़की अपनी डरी हुई निगाहों से उसे देखते हैं और कहती है, ईवान ये तुम क्या कर रहे हो। तभी वो लड़का उस लड़की के एकदम क्लोज आ जाता है और उसके नेक स्निफ करता है। उसके ऐसा करते ही वो लड़की टाइटली अपनी आंखों को बंद कर लेती है। तभी वो लड़का उसके नेक पर किश करता है जिससे उसे अपने शरीर में सेंसेशन सी फील होती है। और फिर वो लड़की कहती है, ईवान तुम ये सब क्या कर रहे हो। वो जब उसके मुंह से ईवान सुनता है तो वो उसके एयर पर वाइट कर लेता है और फिर उसके कान में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहता है, ईवान नहीं रिवांश बोलो, मेरा नाम रिवांश है। वो लड़की जैसे ही इस नाम को सुनती है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वही रिवांश अपनी जगह से उठता है और अपने शर्ट को निकालकर पूरी तरीके से फेंक देता है। वो लड़की जब ये देखी है तो डरने लगती है और तभी रिवांश उस लड़की के ऊपर झुकने लगता है। तभी वो लड़की अपने हाथों से उसे पुश करने लगती है, लेकिन रिवांश दोबारा से उसके दोनों हाथों को पकड़ के उसके सर के ऊपर कर देता है और धीरे धीरे उसके ऊपर झुकने और लगता है। वो लड़की जब ये देखती है तो कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, और तुम ईवान नहीं हो तो कौन है और तुम यहाँ कैसे आए। लेकिन रिवांश उसकी पूरी बातों को इग्नोर करता है और उसके नेट पर धीरे धीरे किस करने लगता है और फिर उसके सिक्स पर किस करता है, फिर उसके जॉन लाइन पर किस करता है और उसे लिक करता है, जिससे वो लड़की अपना इधर उधर मुंह करने लगती है। लेकिन तभी रिवांश उसके मुंह को टाइट करके पकड़ लेता है और उसके लिप्स पर प्रेस करता है अपने लिप्स को और उसके बाद उसको डीपी किस करने लगता है, जिससे उसे लड़की को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और वो उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर दिए। लेकिन रिवांश की ग्रिप बहुत ही ज्यादा टाइट होती है जिसके चलते वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाती है। और फिर रिवांश धीरे धीरे अपने एक हाथ से उसकी बॉडी को टच करने लगता है और फिर उसके कॉलर बोन का बहुत ही जोर से बाइट कर लेता है, जिसके चलते वो लड़की बहुत ही जोर से चिल्लाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
लेकिन तभी रिवांश उसके बाथरोब के नोट को खोल देता है और उस लड़की के शरीर से उस बाथरोब को निकलकर नीचे फेंक देता है और उसको ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखने लगता है। और फिर वो उसके पूरे शरीर पर अपने हाथों को स्लाइड करने लगता है और उसके गले से लेकर नाभि तक किस करता है और हिक्की बनाने लगता है। और अब उस लड़की को भी अजीब फील होने लगता है, लेकिन फिर भी वो अभी भी थोड़ा बहुत अपने होश में होती है और उसे खुद को छोड़ने के लिए बोल रही होती है। वही रिवास उस लड़की के नवल पर किस करता है और वहां पर अपने टांग को फिराने लगता है। उसे उस लड़की की बॉडी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लग रही होती है और उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है और वो उसके बॉडी पर अपनी फिंगर को फुरा रहा होता है। वही वो लड़की कुछ देर तक तो स्ट्रगल करती है, लेकिन फिर वो अपनी बॉडी को फ्री छोड़ देती है और वो अपने आप को रिवास के हवाले कर देती है। रिवास जब ये फील करता है तो वो तुरंत उस लड़की के हाथों को छोड़ देता है। उस लड़की के हाथ जैसे ही फ्री होते हैं वो लड़की तुरंत उसके बैक पर अपने हाथों को रख देती है और वो अब रिवास को सपोर्ट करने लगती है। वह भी अब पूरे तरीके से मदहोश हो चुकी होती है। रिवास उसके बॉडी पर धीरे धीरे लिक कफ रहा था, शक कर रहा था, किश कर रहा था और वो लड़की भी इस चीज को फील कर रही होती है। रिवास उस लड़के के लिप्स बहुत ही सॉफ्ट लग रहे थे। रिवास के किश अब पैशनेट होने लगती है और उसके हाथ उस लड़की के बदन को यहाँ वहां छूते जा रहे थे। उस लड़की को सांस नहीं आ रही थी रिवास के वाइल्ड नेचर की वजह से। रिवास एक बाइट के साथ उस लड़की के होठों को छोड़ देता है, एक लास्ट स्मूच करके। उसके बाद रिवास अपने लास्ट कपड़े को भी रिमूव कर बिना एक पल न गवाए उसके ऊपर आ जाता है और अपनी बॉडी वेट उस पर छोड़ देता है। रिवास की अच्छी खासी बॉडी के भार को महसूस कर वो लड़की उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती रिवास के वेट की वजह से। तभी रिवास उसके कान के पास जाकर कहता है, डॉल तुम अब चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती, तो ये बेकार है। इतना बोलने के साथ ही वो उस लड़की के शरीर से बाथरोब को निकालकर बेड के नीचे कर देता है। अब वो लड़की उसके नीचे बिना कपड़ों के होती है। रूम के हल्की रोशनी में उसका बदन बड़ा ही लुभावना लग रहा होता है रिवास को, जो रिवास को अंदर तक पागल कर रहा था। रिवास उसके चेहरे पर आए हुए बालों को अपने इंडेक्स फिंगर से हटाते हुए अपना अंगूठा उसके गाल पर रब करते हुए कहता है, डॉल आई विल बी ट्राई टू बी जेंटल विद यू। जिसे सुनकर वो लड़की अपनी पलकें नीचे झुका लेती है, क्योंकि वो इस वक्त में खुद को समझ पा रही होती है, ना खुद की फीलिंग्स को, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे अच्छा लग रहा है या फिर बुरा। वही रिवास उसके होठों को फिर से अपने सख्त होठों के बीच फंसा लेता है, उसकी होठों को किश करते हुए नीचे की ओर बढ़ता है, उसके कॉलर बोन से हो अपने मोहर देते हुए उसके नवल को किश करने लगता है। तभी अचानक से उस लड़की की चीख निकल जाती है, क्योंकि रिवास उस पर हावी हो रहा था। दोनों के लिए ये पहली बार था। रिवास उसके साथ सॉफ्ट पेस होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हो नहीं रहा था। रिवास फिर से अपने सख्त होंठ उसके सॉफ्ट होठों से जा मिलता है। वही उस लड़की की आंखों से आंसू की बूंद बह जाती है। वही रिवास अपना पहला राउंड 1 घंटे में खत्म करता है और उसके बगल में आकर लेट जाता है और फिर थोड़ी देर ही बाद रिवास उस लड़के के फेस को अपने हाथों में लेकर उसे डीप किश करने लगता है। वो लड़की पहले उसे खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर बाद में उसके मन का करने देती है। रिवास उस लड़की को पैशनेट डीप स्मूच भी करता है, जिसे बाद बेचारी वो लड़की बहुत हांफने लगती है और वही रिवास के भी माथे पे पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती है। उसकी सांसें तेज हो जाती है और धड़कन भी, और फिर वह उस लड़की के दोनों पैरों के बीच आ जाता है और उसको बेड पे पुश कर देता है और उसके ऊपर झुककर वह धीरे धीरे उसके नेक पे किश करने लगता है। वो लड़की कहती है, ईवान प्लीज अब नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज ईवान। रिवास जैसे ही उसके मुंह से एक बार फिर से ईवान सुनता है तो उसे बहुत ही तेज गुस्सा आता है और उसके थाई एरिया को जोर से पकड़ लेता है और उसके कान के पास झुककर कहता है, रिवास रिवास नाम आना चाहिए तुम्हारे मुंह से, ईवान नहीं। वो लड़की जब ये सुनती है तो कहती है, रिवास मुझे दर्द, बहुत दर्द हो, प्लीज अब मुझे छोड़ दो। रिवास जब उसे लड़की के मुंह से अपना नाम सुनता है तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। फिर वो उस लड़की के नेक को किश करते करते वो उसके शोल्डर पर आ जाता है। वही अब उस लड़की को दर्द हो रहा होता है। वो रिवास के शोल्डर पर बाइट कर देती है और कहती है, रिवास प्लीज सोडा, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज अब छोड़ दो, मुझे ये सब नहीं करना है, मेरे बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए प्लीज अब छोड़ दो। रिवास उसकी किसी भी बात को नहीं सुनता है और वह अपने मूवमेंट वैसे ही जारी रखता है। वो उस लड़की के दोनों पैरों को पकड़ के अपने दोनों कंधों पर रख लेता है और तभी एक बार फिर से उस लड़की की चीज उस पूरे शांत माहौल में गूंज उठती है और इस बार रिवास बहुत ज्यादा वाइल्ड होता है। रूम में उन दोनों की गर्म सांसें उस माहौल को और भी ज्यादा गर्म बना रही थी और वह ऐसे ही 4-5 राउंड इंटीमेट होते हैं। उस बीच वो लड़की काफी बार रिवास को रोते हुए रुकने का बोलती है, लेकिन वो उसकी बात पे बस यही बोल रहा होता है, सॉरी लेकिन झेलना तो पड़ेगा तुम्हें। और वो जब तक सर्टिफाइड नहीं होता है तब तक वो उस लड़की के साथ इंटीमेट होता रहता है
लास्ट तक आते आते वो लड़की बेहोश हो गई होती है और लास्ट राउंड कंप्लीट करने के बाद रिवांश भी उसके ऊपर ही गिर जाता है और वैसे ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग धीरे धीरे रिवास अपनी आंखों को ओपन करता है और अपने सर को पकड़ के उठकर बैठ जाता है। उसके सर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और फिर वह अपने चारों तरफ देखने की कोशिश करता है कि वो इस वक्त कहां पर है और किस सिचुएशन में है। और तभी उसकी नज़र अपने बगल में सो रही लड़की पड़ जाती है और वह जैसे ही उसे लड़की का फेस देखता है एकदम से हैरान हो जाता है और फिर वो सब कुछ याद करने की कोशिश करता है और उसे सब कुछ रात का याद भी आ जाता है। और फिर वो हड़बड़ा कर उठने की कोशिश करता है और तभी उस लड़की की आंखें भी खुल जाती हैं और वह रिवास को देखकर डर के मारे चिल्लाने लगती है और वो जल्दी से ब्लैंकेट को लेकर अपने आप को कवर कर लेती है और कहती है ये क्या किया आपने। वही रिवास उसको गुस्से से देखने लगता है, कहता है तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रही हो। और फिर वह उठना है और अपने कपड़ों को पहनना स्टार्ट कर देता है और साथ ही वो उसे लड़की को जल्दी से उतरो और अपने कपड़े पहनो। वो ये बात बहुत ही कोल्ड टोन में बोलता है, जिसे सुनकर वो लड़की डर जाती है और कहती है ठीक है। और फिर वो जैसे ही उठने की कोशिश करती है उसे अपने लोअर एरिया में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, उसे अपना पैर फील ही नहीं हो रहा होता है। वो फिर से लेट जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रोते हुए कहती है मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसको ऐसे देखकर रिवास थोड़ा सा अपने फेसियल एक्सप्रेशन को नॉर्मल करता है और कहता है तुम उठी हो या फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूं। वो लड़की जब ये बात सुनती है तो कहती है नहीं नहीं मैं खुद उठ जाऊंगी, मुझे आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। रिवास कहता है फिर उठो जल्दी, नहीं तो उठाने के तरीके भी आते हैं। वो लड़की रिवास को देखती है और अपने मन में कहती है ये कितने बुरा इंसान है, ये क्या कर रहा था कल मेरे साथ। फिर वह कल नाइट के सीन को याद करती है और कहती है ये वो सब अजीब हरकतें क्यों कर रहा था, ये तो मुझे काट भी रहा था और चाट भी रहा था, ये कितना गंदा है, लेकिन ये ऐसा कर क्यों रहा था। कहीं इसको भूख तो नहीं लगी थी ना और उसने मुझे गलती से अपना खाना समझ लिया था। ये हमारी कहानी की हीरोइन रिधा है, इसे इन सारी चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। क्या एक नंबर की बुद्धू है रिधा की। ओम भले 19 साल है लेकिन इसकी हरकतें और समझ छोटे बच्चों की तरह है। क्यों है यह आपको आगे चलकर पता चलेगी। रिधा ये सारी चीजों के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी रिवास कहता है क्या हुआ, तुम उठ क्यों नहीं रही हो, क्या मैं खुद आऊं तुम्हें उठाने के लिए। रिधा कहती है नहीं नहीं मैं उठ रही हूं। तभी रिवास कपबोर्ड की तरफ जाता है और वहां से एक शर्ट निकालकर उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है इसे जल्दी से पहनो, कम फास्ट। रिधा कहती है हाँ मैं पहन लूंगी लेकिन पहले आप बाहर तो जाइए। रिवास उसको अपनी अजीब नजरों से देखता है और कहता है रियली मैं तुम्हें देख चुका हूं पूरी तरीके से, अब छुपा रही हो तुम मुझसे। रिधा रिवास की बात सुनती है और कहती है आप झूठ बोल रहे हो, मैंने तो आपके सामने कपड़े चेंज किया ही नहीं, तो आपने मुझे कब देख लिया। अब आप बाहर जाओ नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी और मैं कपड़े भी नहीं पहनूंगी, मैं ऐसी तरह बैठी रहूंगी और मैं कट्टी भी हो जाऊंगी। रिवास अपनी इस रोल करते हुए उसे एक नज़र देखता है और फिर उसे इग्नोर करके रूम से बाहर निकल जाता है क्योंकि उसे सबसे पहले अपने फोन को ढूंढना होता है। रिवास जैसे ही बाहर निकलता है उसको अपना फोन काउच पर दिखाई देता है, फिर वहां जल्दी से जाकर अपने फोन को उठा लेता है और जब वो को ओपन करके देखता है तो वहां पर बहुत सारी कॉल पड़ी हुई होती है। वो सबसे पहले अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है हाँ बोलो तुमने मुझे इतने सारे कॉल क्यों किए हैं। असिस्टेंट उसकी बात सुनकर कहता है सर वो आपको सारे लोग ढूंढ रहे थे, आप कल रात को अचानक से कहाँ गायब हो गए थे और आप अभी कहाँ पर हैं। रिवास कहता है मैं जहां पर भी हूँ ठीक हूँ, जाकर उन लोगों को बता दो और हाँ मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है और कल रात का सीसीटीवी फोटोज निकाल के रखना, मुझे कुछ चेक करना है। इतना बोलकर वो फोन को कट कर देता है। वही रूम में रिधा एक बार फिर से उठने की कोशिश करती है लेकिन वह गिर जाती है, फिर वह बैठे बैठे ही जैसे तैसे करके कपड़ा पहन लेती है और वहीं पर बैठी रहती है, कहीं उठकर जाती नहीं है। और तभी रिवास रूम में इंटर होता है और कहता है हाँ तो तुमने कपड़े पहन लिया तो अब मुझे बताना शुरू करो, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। रिधा उसको अपनी डरी हुई नजरों से देखती है लेकिन तभी उसमें एक 17 साल का लड़का इंटर करता है और कहता है फादर। रिवास जैसे ही इस आवाज को सुनता है तो वो पीछे मुड़कर उसे देखने लगता है और रिधा जैसे ही उसे लड़के को देखते हैं वो जोर जोर से रोने लगती है। वो लड़का जब रिधा को ऐसे रोते हुए देखता है तो वो उसके पास जाता है और बैठ जाता है और उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहता है क्या हुआ रिधा, तुम रो क्यों रही हो। तभी रिवास कहता है ईवान ये कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है। रिवास कहता है डैड ये मेरी दोस्त है। तभी रिधा ईवान को टाइटली हक कर लेती है और कहती है ईवान ये कौन है। ईवान कहता है रिधा ये मेरे डैड है। रिधा उसकी बात सुनकर रोते हुए कहती है लेकिन तुम्हारे दादा बहुत बुरे हैं, इन्होंने मुझे काटा और मुझे खा भी रहे थे, ये देखो। ये बोलते हुए वो ईवान को अपने नेक पर बने बाइट मार्क को देखने लगती है। ओए मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरा हीरो न सिर्फ 38 साल का है, इसलिए अपने दिमाग में कोई और खिचड़ी मत पका लेना।
ईवान, तुम्हारे डैड ना बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, उन्होंने मुझे काटा, इतना रिधा रोने लगती है। वही ईवान जैसे ही रिधा की बात सुनता है वो शॉक हो जाता है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके कभी बाइट मार्क को देखता है तो कभी अपने फादर को देखता है। वही जब रिवास देखता है रिधा ने ईवान को अपने बाइट मार्क दिखा दिए हैं तो वह भी शॉक पोजीशन में चला जाता है और उसके कान पूरे लाल हो जाते हैं। तभी रिधा रोते हुए आगे कहती है, तुम्हें पता है ईवान, तुम्हारे फादर बहुत ही गंदे, उन्होंने मुझे काटा और मर भी, देखो मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ईवान रिधा से फिर थोड़ा दूर होता है और उन दोनों की तरफ देखने लगता है और फिर रिवास से कहता है, डैड ये रिधा क्या बोल रही है, क्या किया है आपने। रिवास ईवान की बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर एक गहरी सांस लेता है। कहता है, तुम इसे संभालो और घर ले जाओ, मैं इस बार में बाद में बात करता हूँ, मुझे कोई काम है। इतना बोलकर वह वहां से चला जाता है। ईवान फिर रिधा के पास जाता है और उसे चुप करते हुए कहते हैं, प्लीज रोना बंद करो। हाँ, तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आ जाओ। रिधा कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले तुम मेरी पूरी बात सुनो। ईवान कहता है, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। रिधा कहती है, ईवान तुम्हारे फादर ना बहुत ही बुरे, उन्होंने मेरे सारे कपड़े हटा दिए मेरे ऊपर से और उन्होंने मुझे बिना कपड़ों के देखा भी। ईवान उसकी बात सुनकर उसको अपने गले से लगा लेता है और उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहता है, ठीक है तुम रोना बंद करो, मैं देखता हूँ उनको। रिधा कहती है, हाँ उन्हें पकड़कर मरना, वो बहुत बुरे हैं। ईवान कहता है, हाँ मैं उन्हें बहुत सारा दातूंगा, तुम पहले यहाँ पर लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ और दवा। तभी रिधा कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि उन्होंने मुझे चटा था, इसलिए सबसे पहले मुझे नहाना है। ईवान कहता है, ठीक है चलो मैं तुम्हें बाथरूम तक छोड़ता हूँ। फिर वो रिधा को बाथरूम तक जाने में हेल्प करता है और फिर डोर को बंद कर देता है। उसके बाद वह रूम में आता है और रूम की हालत को देखता है और रूम की हालत को देखने के बाद उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि यहाँ पर रात को हुआ क्या था। फिर वो रूम की सारी चीजों को अरेंज करता है, उसके बाद बेडशीट चेंज करता है और फिर रिधा के लिए कपड़े निकालकर वहीं बैठकर रख देता है और बाथरूम की डोर पर नॉक करते हुए कहता है, रिधा मैंने तुम्हारे कपड़े बेड पर रख दिए हैं, तुम जाकर चेंज कर लेना, मैं बाहर जा रहा हूँ रूम से। इतना बोलकर वो रूम से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रिधा 1 घंटे तक अच्छे से नहाती है और उसके बाद बाथरूम का डोर ओपन करके अपना कर निकालकर पहले रूम में देखती है। जब उसे रूम में कोई नजर नहीं आता है तो धीरे से बाथरूम से बाहर आ जाती है और अपने कपड़े उठाकर जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहन लेती है और फिर रूम से बाहर निकल जाती है। वो हाल में जाकर देखते हैं तो ईवान वही हाल में काउच पर बैठा हुआ होता है और वह अपने ख्यालों में ही खोया हुआ होता है। तभी रिधा उसके पास जाती है और कहती है, ईवान मुझे भूख लगी है। ईवान उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और कहता है, ठीक है तुम यहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। और फिर वह किचन से जाकर उसके लिए खाना लेकर आता है जो उसने अभी कुछ देर पहले ही उसके लिए बनाया होता है। फिर वह रिधा को खाना खिला है और एक पेन किलर देता है और उसके बाद वह भी उसके बगल में बैठ जाता है और कहता है, रिधा तुम ठीक हो ना। रिधा कहती है, हम मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है। ईवान कहता है, हाँ वो भी हो जाएगा, मैं तुम्हें दवा दे दी है ना। फिर वो रिधा की तरफ ध्यान से देखता है, कहता है, रिधा तुम मेरे साथ चलो, हम कहीं जा रहे हैं। रिधा कहती है, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं। ईवान कहता है, तुम मेरे साथ चलो ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रिवास अपने कैबिनेट बैठा हुआ होता है और अपने आप से बात करते हुए कहता है, मैंने ये क्या कर दिया। वैसे मैं इतने दिनों से जिसे ढूंढ रहा था वो आखिरकार मुझे मिल गई और वो मुझे मिल गई है तो वह लोग भी मुझे मिल जाएंगे और उन्हें उनकी पनिशमेंट भी मिल जाएगी। और तभी उसके केबिन में उसका असिस्टेंट आता है और उसके सामने रात का वीडियो प्ले करते हुए कहता है, सर जिसने आपके ड्रिंक के साथ छेड़छाड़ की थी उस इंसान को मैंने पकड़ भी लिया है, लेकिन वो इंसान अपना मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है। रिवास कहता है, तो तुम उसका मुंह खुलवाने के लिए उसी तरीके का इस्तेमाल करो जिस तरीके का इस्तेमाल मैं करता हूं लोगों पर। शाम के 7 बजे ईवान रिधा के सारे कपड़ों को एक बैग में पैक कर ले लेता है और कहता है, तुमने बहुत आराम कर लिया है, अब मेरे साथ चलो। फिर वह रिधा को बाइक के सामने लाता है और उसको हेलमेट पहना है और कहता है, चलो अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। रिधा उसकी बात सुनकर डर जाती है और कहती है, नहीं नहीं मुझे तुम्हारे घर नहीं, वो तुम्हारे फादर मुझे फिर से मारेंगे, उन्होंने मेरे फिर से कपड़े खोल दिया तो। ईवान कहता है, नहीं वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे रिधा, और करेंगे तो। ईवान कहता है, मैं हूं ना, मैं तुम्हें बचा लूंगा, और अगर इससे भी काम नहीं चला तो मैं अपने ग्रैंडफादर से बोलकर अपने फादर की पिटाई करवा दूंगा। रिधा उसकी सुनकर स्माइल करने लगती है और कहती है, क्या सच में। ईवान कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं अपनी दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूं ना। रिधा कहती है, फिर तो मैं भी करवाऊंगी उनकी पिटाई।
ईवान कहता है हाँ ठीक है तुम भी करवा लेना, लेकिन उनकी पिटाई करवाने के लिए सबसे पहले तो हमें घर जाना होगा ना। रिधा कहती है हाँ तो चलो ना, रुके क्यों हो। कुछ टाइम बाद एक बड़े से बंगलो के हाल के अंदर घर के सारे फैमिली मेंबर बैठे हुए होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर ईवान रिधा के साथ घर में अंतर करता है। वो सारे लोग जब ईवान से साथ एक लड़की को देखते हैं तो वो लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं और उसे हैरानी के साथ देखने लगते हैं। तभी ईवान के ग्रैंडफादर बोलते हैं ईवान ये कौन है। रिधा जब इतने सारे लोगों को देखते हैं तो वह डर जाती है और ईवान के पीछे जाकर उसके शर्ट को टाइट करके पकड़ लेती है, लेकिन ईवान उसका हाथ पकड़ के आगे करता है और कहता है रिधा अपने चेहरे से मास्क को हटाओ। रिधा उसकी बात सुनकर अपने चेहरे से मास्क को हटा देती है और जब सारे लोग रिधा को देखते हैं तो वहां उसे और ज्यादा हटाने से देखने लगते हैं, क्योंकि रिधा बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही होती है। उसके चेहरे पर छोटे बच्चे की जैसी मासूमियत होती है। ईवान फिर रिधा को लेकर हाल के अंदर आ जाता है और रिधा को अपने दादी माँ के बगल में बैठा देता है और खुद जाकर अपने दादाजी के बगल में बैठ जाता है। कहता है मुझे आप सबको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना है। तभी रिवास की मॉम कहती है क्या तुम यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को हम सबसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हो। ईवान कहता है नहीं दादी माँ, यह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, यह मेरी फ्रेंड है। मैं आप सबको कुछ और बताना चाहता हूँ, मेरी बात आप सब ध्यान से सुनो। उसके दादाजी कहते हैं हाँ बोलो, हम सुन रहे हैं। ईवान डैड की तरफ देखता है और कहता है दादी माँ दादाजी, डैड ने रिधा के साथ नाइट स्पिन की है। ईवान की इस बात को वो लोग जैसे ही सुनते हैं सारे लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं और अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते हैं। और तभी उसके दादा माँ कहती है क्या तुम सच कह रहे हो। ईवान कहता है हाँ दादी माँ मैं सच कह रहा हूँ, आप रिधा से भी पूछ सकते हैं। क्यों रिधा, मैं सच कर रहा हूँ ना। रिधा उसकी बात सुनकर उसकी फेस को देखने लगती और कहती है लेकिन यह नाइट स्पिन करना क्या होता है। ईवान कहता है अरे तुम इस बात को छोड़ो और तुम दादी माँ को वह बताओ जो तुमने मुझे बताया था। रिधा कहती है अच्छा तो ऐसे बोलो ना। हाँ दादा माँ, उन्हें मुझे काटा और उन्होंने मुझे मारा भी। मुझे ना बहुत दर्द हुआ था, मैं देख अच्छे से चल भी नहीं पा रही हूँ। और हाँ मुझे उनकी पिटाई भी लगवानी है। ईवान ने कहा आप उनकी पिटाई लगाओगे। फिर वो रिवास की मॉम के और करीब चली जाती है और उन्हें अपना बाइट मार्क और अच्छे से सोकर आते हुए कहती है देखिए उन्होंने मुझे कितने गंदे तरीके से काटा है और उन्हें तमीज नहीं है क्या कि किसी से कैसे बात करते हैं या किसी के साथ कैसे बिहेव करते हैं। अपना अच्छे से तमीज सिखाएगा और उन्हें पनिशमेंट भी दीजिएगा क्योंकि वो बहुत गंदे हैं। रिवास की मॉम रिधा की बातें सुनकर स्माइल करने लगते हैं और उसके गालों को पकड़ के कहती है तुम कितनी क्यूट और इनोसेंट हो, तुम टेंशन मत लो, मैं उसे पक्का पनिशमेंट दूंगी, एक बार उसे घर तो आने दो। तभी ईवान कहता है रिधा मैं बाकी की बातें खुद दादी माँ और दादाजी को बता दूंगा, तब तक तुम चुप रहो ठीक है, तुम अपनी बातें बाद में बता देना। रिधा कहती है ठीक है मैं चुप रहूंगी, लेकिन उनकी पिटाई लगवा देना ठीक है ना। ईवान कहता है हाँ मैं लगवा दूंगा। तभी वहां पर रिवास भी आ जाता है और वह जैसे ही रिधा को वहां पर देखा है वो उसको घूर घूर कर देखने लगता है, जिससे रिधा डर कर ईवान के पास चली जाती है। रिवास फिर उन सबको इग्नोर करते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगता है कि तभी उसके डैड उसे रोक लेते हैं और कहते हैं रिवास तुम यहाँ से अभी नहीं जा सकते हो, तुम सबसे पहले यहाँ पर आओ और मुझे इस बात का जवाब दो, तुमने आखिर इस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया। रिवास अपने डैड के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और फिर गुस्से में कहता है हाँ कर दिया तो क्या हो गया, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई है। उसके डैड उसकी बात सुनकर उस गुस्से में देखने लगते हैं और कहते हैं ये सब कब से चल रहा है रिवास कहता है डैड ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं कल थोड़ा सा अनईजी सा फील हो रहा है इसलिए मैं पार्टी को छोड़कर अपने अपार्टमेंट में चला गया था, लेकिन ये लड़की पहले से ही वहां पर मौजूद थी। मुझे नहीं पता ये कौन है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ ना मैं इसका नाम जानता हूँ और ना ये कहाँ से आए है ये जानता हूँ। कौन है क्या करती है मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। ईवान कहता है मैं बताऊंगा रिधा के बारे में आपको सब कुछ, लेकिन ये सारी बातें बाद की है, पहले आप ये बताइए आपने जो किया है उसका क्या, अब क्या करना है इसके बारे में। तभी रिवास की भाभी बोलती है देवर जी आपसे नहीं जानते थे, तब आपने इसके साथ नाइट स्पेंड कैसे कर लिया बिना इसके बारे में कुछ जाने बिना कुछ समझे। रिवास उन सब की तरफ देखता है और कहता है मैं बस अपना कंट्रोल खो दिया था, अब मैं क्या करूं इसमें। तभी रिधा कहती है अरे कोई मेरी तो सुन लो, आप सब इसे बाद में बातें करते रहना, पहले आप सब इसे ये पूछो इन्होंने मुझे क्यों मारा, मुझे अभी भी हट हो रहा है। रिवास रिधा को गुस्से में देखता है और कहता है मैंने तुम्हें कब मारा, और वैसे तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ तुम वहां पर कर जा रही थी। रिधा रिवास की इतनी गुस्से भरी डरावनी आवाज सुनकर डर जाती है और वो जल्दी से रिवास की मॉम के पास आकर उनके पीछे छुप जाती है और फिर उनके पीछे से झकते हुए कहती है देखो देखो ये तो आप सबके सामने भी मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं।
रिवास की मॉम उसके ऊपर चिल्लाते भी कहती है, रिवास तुम इस तरह से रिधा के ऊपर नहीं चला सकते हो, देख रहे हो वो तुम्हारे चिल्लाने से डर रही है। रिवास कहता है, मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ, और वैसे भी ये लड़की मेरे अपार्टमेंट में क्या कर रही थी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। रिवास के डैड कहते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, सबसे पहले गेस्ट रूम को रेडी करवा और वहां पर रिधा के रहने के लिए सारी चीजों का अरेंजमेंट करवा। फिर वह ईवान से कहते हैं, ईवान तुम अपने दोस्त को अपने साथ लेकर जाओ, हम बड़ों को कुछ बात करना है। ईवान फिर रिधा को वहां से लेकर चला जाता है। उन सब के जाने के बाद रिवास के डैड उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता है ना तुमने क्या किया है। रिवास, हम मुझे पता है। उसकी बात सुनकर उसके डैड कहते हैं, फिर तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने के लिए तैयार हो या नहीं। रिवास पहले कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, ठीक है मैं उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूं। रिवास की बात जैसे ही उसके मॉम डैड सुनते हैं वो दोनों एकदम से खुश हो जाते हैं, उसमें मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं और फिर दोनों जाकर उसको दोनों साइड से हग कर लेते हैं और कहते हैं, रिवास मेरे बच्चे सच में तुम सच कह रहे हो ना। रिवास उन दोनों की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है, हाँ डैड मॉम मैं सच कह रहा हूँ। रिवास के मॉम उसकी बात सुनकर खुशी से नाचने लगती है और कहती है, थैंक यू मेरे बच्चे, तुमने आज मेरी विश पूरी कर दी, अब तो मेरे पास मेरे बहुत सारी ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए। तभी रिवास की भाभी कहती है, तो मॉम अब क्या करना है। उनकी बात सुनकर उसके मॉम डैड दोनों एक साथ कहती हैं, अब तो बस शादी करवानी है। तभी रिवास कहता है, लेकिन डैड मुझे सिंपल शादी करनी है, आपको पता है ना मुझे और शराब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं सिंपल कोर्ट मैरिज करूंगा। उसके डैड कहते हैं, ठीक है तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, बस मुझे तो तुम्हारी शादी से मतलब है, कम से कम तुम शादी करने के लिए मान तो गए, क्योंकि मुझे तो नहीं लगा था कि इस जन्म में मैं तुम्हारी शादी कभी देख पाऊंगा। उसके बाद वो पीछे मुड़कर रिजवान के असिस्टेंट को देखते हुए कहते हैं, जाकर फैमिली लॉयर को बोल दो कल के कल कोर्ट मैरिज के लिए डॉक्यूमेंट रेडी करके घर पर आ जाए, मुझे कल के कल ही शादी करवानी है। उसके बाद रिवास वहां से चला जाता है। ईवान रिधा को गेस्ट रूम में लेकर आता है और उसे बेड पर बैठा देता है और कहता है, रिधा तुम रेस्ट करो, ठीक है, इतना बोलकर वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी रिधा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ईवान तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो, अगर तुम्हारे डैड मुझे फिर से मारा तो। ईवान जब ये बात सुनता है तो वो हंसने लगता है और कहता है, रिधा ऐसा कुछ नहीं है, मेरे डैड ऐसे ही किसी को नहीं मारते हैं। रिधा उसकी बात सुनकर कहती है, इसका मतलब वो मारते हैं। ईवान कहता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, अरे ऐसा ही है, उन्होंने मुझे मारा है तभी तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, इतना बोलकर वह पाउटी फेस बना लेती है। ईवान उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और कहता है, डैड बस गुस्सा करते हैं थोड़ा सा, लेकिन दिल क्यों बहुत ही अच्छे हैं रिधा। रिधा कहती है, क्या सच में वो अच्छे हैं और वो मुझे नहीं मारेंगे। ईवान, नहीं रिधा, वैसे वो तुम्हें इतने बुरे क्यों लगते हैं। रिधा, मेरे डैड बहुत ही अच्छे हैं, बस ऊपर ऊपर से कोल्ड लगते हैं लेकिन वो अंदर से बहुत सॉफ्ट है, वो कभी भी किसी भी ऐसे ही हट नहीं कहते हैं, इसलिए तुम टेंशन लेना बंद करो और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, ओके। रिधा ईवान के चेहरे की तरफ ध्यान से देखती है और कहती है, मुझे नहीं जाना कैसे है, मुझे तो उनसे बस डर ही लगता है, उन्होंने कल रात को पता नहीं क्या क्या किया था, इसलिए अब मुझे उनसे नहीं मिलना है, कभी वो फिर से वही सब करने लगेंगे तो। ईवान कहता है, रिधा मैंने बोला ना, अब तुम डरना बंद कर दो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएगा। रिधा उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगती है और कहती है, मतलब वो मुझे अब नहीं मार पाएंगे। ईवान कहता है, रिधा तुम ये बार बार क्या बोल रही हो कि उन्होंने तुम्हें मारा था, डैड ने तुम्हें मारा नहीं था रिधा। रिधा उसकी बात सुनकर अपना मुंह बनाते हुए कहती है, अगर उन्होंने मुझे मारा नहीं, मेरी बॉडी में इतना पेन क्यों हो रहा है, बताओ बताओ। ईवान उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और कहती है, रिधा उसे मारना नहीं कहते हैं। रिधा, तो क्या कहते हैं, और क्या किया था उन्होंने। ईवान कहता है, रिधा इस बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे इस बारे में तुम्हें खुद पता चल जाएगा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ये बोलकर वह स्माइल करता है और उसके फोरहेड पर प्यार से टच करता है और कहता है, तुम अभी रेस्ट करो, हम शाम को डिनर का मिलते हैं। थोड़ी देर बाद रिवास की मॉम उसके डैड से कहती है, हमने रिवास को तो बना लिया है शादी करने के लिए, लेकिन उसे लड़की का क्या, क्या हमें उसे लड़की से एक बार नहीं पूछना चाहिए कि वह शादी करना चाहती है या नहीं। उसके डैड कहते हैं, ठीक है, उससे हम डिनर टाइम पास इस बारे में बात कर लेंगे। डिनर टाइम ईवान रिधा के रूम में आता है तो वहां भी सो रही होती है, फिर वह उसको उठाता है और कहता है, रिधा जल्दी से फ्रेश हो जाओ, डिनर करने का टाइम हो गया है। रिधा धीरे से अपनी आंखें खोलती है और कहती है, ठीक है 5 मिनट रुको, हम आते हैं। फिर वह फटाफट अपना मुंह धुलती है और ईवान के साथ डाइनिंग एरिया में आ जाती है। फिर सारे लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं और डिनर करने लगते हैं। तभी रिवास की मॉम कहती है, रिधा बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए फटाफट डिनर कर लो। रिधा कहती है, ठीक है दादी माँ।
फिर सारे लोग डिनर खत्म करते हैं। उसके बाद रिवास की मॉम अपनी बड़ी बहू के पास जाती है और कहती है, मिशिका बेटा, मुझे लगता है रिधा को शादी का मतलब नहीं पता है। मिशिका कहती है, आपका मतलब क्या है मॉम? रिवास की मॉम कहती है, मैंने रिधा से जितना बात किया है उस हिसाब से मुझे पता चला है उसके साथ कल रात को क्या हुआ है उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसे लग रहा है रिवास ने उसे मारा था। तो क्या तुम उसे इस बारे में समझ सकती हो कि ये सब क्या होता है और शादी क्या होती, शादी का असली मीनिंग बता सकती हो? मिशिका कहती है, ठीक है माते, मैं आपका ही काम यूं फटाक से करके आती हूँ। थोड़ी देर बाद मिशिका और रिधा गार्डन एरिया बैठे हुए होते हैं और दोनों ही एक दूसरे का फेस देख रहे होते हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है। तभी मिशिका कहती है, रिधा क्या तुमने शादी का मतलब पता है? रिधा कहती है, हाँ मुझे पता है, मुझे सब पता है। आफ्टर ऑल मैं अपनी शादी से भागकर जो आई हूं तो शादी का मतलब तो मुझे पता होगा ही ना। मिशिका जब ये बात सुनती है वह हैरानी से रिधा को देखने लगती है और वही रिधा दोनों हाथों से अपने मुंह को ढक लेती है और अपने मन में कहती है, ये मैंने क्या बोल दिया। तभी मिशिका कहती है, अभी क्या कहा तुमने? रिधा उसकी बात सुनकर घबरा जाती है और कहती है, वो मैं ये बोलते हुए वह हकलाने लगती है। मिशिका उसको ऐसे देखकर कहती है, कम डाउन, तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रही हूँ। रिधा उसकी बात सुनकर थोड़ा सा रिलैक्स होती है और कहती है, हाँ तो आप बताइए ना, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? मिशिका कहती है, मैं तुमसे ये पूछ रही थी क्या तुम्हें शादी का मतलब पता है, और अगर पता है तो इसका मतलब क्या है? रिधा उसकी इस बात का जवाब देते हुए कहती है, शादी शादी मतलब बहुत बड़ा डेकोरेशन होता है, बहुत बड़ी पार्टी होती है और बहुत सारे लोग आते हैं। वो लोग बहुत सारा पार्टी करते हैं और एक पंडित जी आते हैं और वो मंत्र पढ़ते हैं और हो जाती है। मिशिका उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और उसके प्यारे से इनोसेंट से फेस को देखती है और कहती है, अच्छा ये सब होता है? रिधा कहती है, हाँ यही सब तो होता है। मिशिका उसकी बात सुनकर अपने मन में कहती है, ये इतनी ज्यादा इनोसेंट इन दोनों की जोड़ी कहाँ से जमेगी? कहाँ रिवास एक आग है और कहाँ ये पानी मासूम सी रिधा, इतनी इनोसेंट सी फ्रेंजाइल सी लड़की, क्या ये झेल पाएगी रिवास को? फिर वो अपने सोच से बाहर आते हुए कहती है, रिधा क्या तुम्हें शादी का सिर्फ इतना ही मतलब पता है? रिधा कहती है, हाँ क्यों, आपको नहीं पता है शादी का मतलब? मिशिका कहती है, नहीं नहीं मुझे पता है शादी का मतलब, लेकिन रिधा शादी का असली मतलब इतना ही नहीं है। रिधा कहती है, अच्छा ये नहीं है, फिर क्या है? मिशिका कहती है, रिधा शादी का मतलब ये होता है कि एक लड़की को शादी करके एक लड़के के घर जाना होता है। और तुमने कहा था रिवास ने तुम्हें मारा है। रिधा कहती है, हाँ उन्होंने मुझे मारा है, अभी भी दर्द हो रहा है। मिशिका कहती है, उसे मारना नहीं कहते हैं रिधा, उसने तुम्हें प्यार किया था। रिधा कहती है, प्यार नहीं नहीं, ये कैसा प्यार होता है जिसमें इतना दर्द होता है? उन सैमलेस अंकल ने मुझे बिना कपड़ों के देख लिया और मुझे इतना मारा भी, ये प्यार नहीं होता है। मिशिका उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है और फिर वो अपने हंसी को किसी तरह से कंट्रोल करते हुए कहती है, रिधा ये लड़का अपनी वाइफ को ऐसे ही प्यार करता है शादी के ओके, ये सभी लोग करते हैं जिनकी शादी हो गई होती है। रिधा कहती है, क्या ये सब करना पड़ता है? क्या ये जरूरी होता है? इसमें तो बहुत हर्ट होता है, फिर भी लोग क्यों करते हैं? यह नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत होता हुआ था, वो सैमलेस अंकल बहुत बुरे हैं, उन्होंने मुझे बहुत हर्ट किया है। मिशिका कहती है, रिधा ऐसी शिकायत करना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सारे लोग करते हैं जिनकी शादी हो जाती है। रिधा कहती है, लेकिन ये तो बहुत हर्टफुल है ना, और इसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, ये करना जरूरी होता है क्या? मिशिका कहती है, हाँ देखो स्टार्टिंग में दर्द होता है लेकिन फिर एक दो बार के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तुम भी इस चीज के लिए कंफर्टेबल हो जाओगी। रिधा जैसे ही मिशिका की बातें सुनती है उसकी आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती है और वो शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ कहती है, क्या ये बार बार करना पड़ता है? मिशिका कहती है, हाँ हस्बैंड का जब अपनी वाइफ को प्यार करने का मन होता है वह करता है, एक बार दो बार या 10 बार, लेकिन जब उनका मन नहीं करगे या फिर जब वाइफ का मन नहीं हो तो भी वह मना कर सकती है। और हाँ तुम्हारी हाफ शादी हो चुकी है रिवास के साथ। रिधा कहती है, मेरी शादी कहाँ हुई और कब हुई है? मिशिका कहती है, एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करना मतलब एक दूसरे का हो जाना, और इस हिसाब से तुम दोनों की आधी शादी हो चुकी है। रिधा अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर लेती है और कहती है, मतलब मुझे पता भी नहीं है और मेरी आधी शादी हो भी चुकी है। मिशिका स्माइल करती है और कहती है, हम अब बस तुम दोनों को पेपर्स पर शादी करनी है, मेरा मतलब तुम दोनों को मैरिज पेपर साइन करनी है और उसके बाद तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाओगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जब वकील आएगा और वह तुमसे सवाल करेगा कि क्या तुम्हें रिवाज से शादी करनी है तो तुम्हें सिर्फ हाँ बोलना है। रिधा मुंह बनते हुए कहती है, क्या मुझे उस खड़ूस अंकल से शादी करनी होगी? मिशिका उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है, क्या खड़ूस? वैसे तुम मुझे ये बताओ वो तुम्हें कैसे लगते हैं? रिधा मुंह बनते हुए कहती है, वो बिल्कुल खड़ूस है, वो मुझे अच्छे से बात ही नहीं करते, तो मैं कैसे बता दूं कि वो अच्छे हैं या बुरे?
इतना पता है वो बहुत बुरे हैं और बहुत खड़ूस भी है खड़ूस अंकल। मिशिका कहती है अच्छा ये सब छोड़ो और जब कल बाकी ना तो तुम्हें बस हाँ बोलना है। रिधा कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों हाँ बोलूं। मिशिका भी उसको एक बच्चे की तरह समझाते हुए कहती है अगर तुम शादी के लिए हाँ नहीं बोलोगी तो सारे लोग बोलेंगे ये कितनी गंदी लड़की है जो लड़कों के साथ नाइट स्पेंड करती है और फिर सब तुम पर बुरी नजर डालेंगे, क्या तुम ऐसा चाहोगी। रिधा उसकी बात सुनकर डर जाती है और कहती है नहीं नहीं, मैं उस खड़ूस अंकल से शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे घर वालों को नहीं पता है कि मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ और जब मेरी शादी हो जाएगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। मैं शादी से भाग कर आई हूँ और अगर मैं यहाँ पर शादी कर लूंगी तो वो गुस्सा हो जाएंगे और मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसा। मिशिका कहती है वो सारी बात की बातें हैं लेकिन अभी अगर तुमने शादी नहीं की तो यह बात तुम्हारे रेपुटेशन पर आ जाएगी, इसलिए तुम्हें अभी शादी करनी होगी। तुम समझ गई ना रिधा। रिधा कहती है क्या सच में मुझे उन खड़ूस ओल्ड अंकल से शादी करनी होगी। मिशिका कहती है हम और ये उन्हें खड़ूस ओल्ड अंकल बोलना बंद करो, शादी के बाद तुम्हें क्या बोलना है हस्बैंड ओके बोलकर वह हंसने लगती है। और फिर वह रिधा को देखते हुए अपने मन में कहती है ये तो एकदम बच्ची है, इसे तो शादी का मतलब भी अच्छे से पता नहीं है, फिर उसके घर वाले इसकी शादी क्यों करवा रहे थे। लेकिन फिर वो अपने सारे सालों को साइड में करती है और रिधा के साथ अंदर चली जाती है। मिशिका रिधा को लेकर अंदर आती है तो रिवास के डैड उसको घूर कर देखने लगते हैं और कहते हैं मिशिका तुम्हें कुछ ज्यादा ही देर नहीं लग गई उससे बातें करने में। मिशिका भी उसको इस तरह से देखते हुए कहती है हाँ तो कर लिया तो क्या हुआ, वैसे भी अब तो ये मेरी क्राइम पार्टनर बनने वाली है, इसलिए आप अपनी पीठ मजबूत कर लीजिए हम दोनों के शैतानियां देखने के लिए। उसकी इस बात को सुनकर घर के सारे लोग हंसने लगते हैं। अब जान लेते हैं इस फैमिली के बारे में। अभिमन्यु प्रताप सिंह इक्वल्स इस घर के फैमिली हेड और रिवास के डैड। अलका प्रताप सिंह इक्वल्स रिवास की मॉम। श्रेयांश प्रताप सिंह इक्वल्स रिवास का बड़ा भाई। मिशिका प्रताप सिंह इक्वल्स श्रेयांश की वाइफ। मानव प्रताप सिंह इक्वल्स श्रेयांश मिशिका का बेटा, इसकी उम्र 18 साल है। ईवान प्रताप सिंह इक्वल्स रिवास का बेटा, इसकी उम्र 17 साल है। अब जान लेते हैं रिवास के बारे में। रिवास एक पावरफुल बिजनेसमैन होने के साथ साथ माफिया लॉर्ड भी है, लेकिन जब वह कॉलेज में पढ़ता था उसे टाइम पर उसे एक लड़की से प्यार हुआ था और एक दिन वह उस लड़की को किसी और लड़के के साथ होटल रूम में पकड़ लेता है और उसे दिन उसका दिन पूरी तरीके से टूट जाता है और फिर वो सबसे दूर भागने लगता है। उसकी इस हालत को देखकर उसके डैड डिसाइड करते हैं वो उसकी शादी करवा देंगे, फिर वो अपनी फैमिली में भी हो जाएगा और सारी चीजों को भूल जाएगा और इसलिए वह उसकी शादी तय कर देते हैं, लेकिन वह शादी करने से साफ मना कर देता है। इसलिए वह गुस्से में उसे बोल देते हैं कि ठीक है अगर तुम शादी नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक ग्रैंड चाइल्ड लाना होगा कहीं से भी। रिवास उसकी इस बात को सीरियसली ले लेता है और वह उस वक्त 22 साल का होता है और हॉस्पिटल में जाकर एक डॉक्टर को पकड़ के उसकी कॉलर से उठा लेता है और उसे धमकी देते हैं। वह कहता है उसके स्पर्म से एक बच्चे तैयार करना है, बट उसके लिए उसे एक औरत चाहिए और उस औरत को वो डॉक्टर कहीं से भी लेकर आए उसके लिए। डॉक्टर उसकी बात सुनकर हमें भर देता है क्योंकि वो हॉस्पिटल ज्यादातर इसी चीज के लिए था और वो डॉक्टर उसके लिए एक लड़की अरेंज भी कर देता है सरोगेट मदर बनने के लिए। लेकिन इस वक्त रिवास की गर्लफ्रेंड आ जाती है और उसे लड़की की जगह खुद उसे इंजेक्शन को ले लेती है। उसे लगता है अगर बच्चा हो गया तो रिवास उसे वापस से अपनी जिंदगी में शामिल कर लेगा, लेकिन रिवास ऐसा कुछ भी नहीं करता है बल्कि अपने बेबी को ले लेता है और उसको लेने के बाद उसे अपने डैड को दे देता है और उस लड़की को लात मार के निकाल देता है। मैंने शॉर्ट में स्टोरी समझा दिया, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि मुझे पता है मेरे सारे लीडर्स बहुत ही ज्यादा समझदार हैं, वो मेरी सारी बातों को समझ जाते हैं। अब आते हैं स्टोरी पर। अभिमन्यु जी रिधा को अपने पास बैठाते हैं और कहते हैं रिधा बेटा तुम्हें रिवास से शादी करनी होगी, क्या तुम शादी करने के लिए तैयार हो। रिधा रिवास को देखती है और कहती है क्या इस खड़ूस अंकल से। उसकी इस बात को सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं, वही रिवास घूर घूर कर रिधा को देख रहा होता है। रिधा फिर मुंह बनाते हुए कहती है हाँ मैं कर लूंगी, साइन तो करनी है पेपर्स पे, मैं कर लूंगी इन खड़ूस अंकल से शादी। अभिमन्यु उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं ठीक है फिर कल लॉस आएंगे और वो लोग तुम्हें जहां सिग्नेचर करने के लिए बोलेंगे कर देना। वही रिवास रिधा को देखते हुए अपने मन में कहता है क्या मैं सही कर रहा हूं, बट इस गेम में कुछ बुरा ना हो जाए। दूसरे दिन अभिमन्यु जी घर को लिमिटेड डेकोरेशन करवाते हैं क्योंकि उनके बेटे ने साफ साफ मना किया था किसको तामझाम नहीं चाहिए। अलका जी भी रिंग से लेकर सारी चीज अरेंज करवा देती है और शादी की सारी तैयारियां अभी करवा देती है और दोपहर तक लॉयर्स भी आ जाते हैं और शादी की जो जो प्रक्रिया थी वो सारी चीज होती है और उन दोनों की शादी हो जाती है।
रिवास रिधा को उसकी रिंग फिंगर में अंगूठी पहन देता है और मंगलसूत्र पहने देता है और उसके मांग में सिंदूर भर देता है। रिधा ने भी बहुत ही सुंदर सी लहंगा पहनी हुई होती है और वो उस लहंगे में बिल्कुल एक डॉल की तरह लग रही होती है। तभी मानव कहता है अब तो पार्टी होंगी क्योंकि अंकल की तो शादी हो गई। रिवास उसको घूर कर देखता है और कहता है कोई पार्टी वॉटी नहीं होगी, समझ में आया। उसकी बात सुनकर मानव के साथ साथ ईवान का भी मुंह उतर जाता है। तभी अलका जी कहती है क्यों नहीं होगी पार्टी, जरूर होगी पार्टी, हम लोग फैमिली सेलिब्रेशन तो करेंगे ही ना। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है, सारे लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद श्रेयांश रिवास को अपने पास बुला लेता है और कहता है तुम मेरे पास, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है बिजनेस को लेकर। रिवास अपने भाई को घूर कर देखता है और कहता है डॉक्टर का बिजनेस से क्या लेना देना, आपको कब से मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट आने लगा। श्रेयांश कहता है आज के जमाने में हर एक चीज के बारे में नॉलेज रखनी चाहिए, क्या पता कब कौन सी नॉलेज काम आए। वह ऐसे ही उल्टी सीधी बातों में रिवास को फंसा कर रखते हैं। तभी साइंस के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि 5 मिनट तक अभी उन्हें और रोक कर रखना है। श्रेयांश फिर ओके टाइप करके सेंड कर देता है और रिवास को अपनी बातों में फंसा लेता है। लेकिन रिवास को बेवकूफ बनाना इतना भी आसान नहीं था, इसलिए वो उनकी शाम को समझ जाता है और वहां से उठाते हुए कहता है भाई बस बहुत हो गया, मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में कल बता दूंगा, अभी मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं, मुझे जाकर सोना है। वैसे भी कभी भी मेरे काम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, फिर आज आपको क्यों इतना इंटरेस्ट आ रहा है मेरे काम में। श्रेयांश उसको जाता हुआ देखकर घबरा जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर ईवान और मानव पर पड़ती है जो नीचे ही आ रहे होते हैं। रिवास भी उन दोनों पर कोई भी ध्यान नहीं देता है और अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहीं मिशिका रिधा के पास आती है और कहती है रिधा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रिधा कहती है आपने तो कहा था यहीं पर रहो, तो मैं यहीं पर तो हूँ। मिशिका उसकी बात सुनकर स्माइल करती है और कहती है हाँ बट अब तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी शादी हो चुकी है तो अब तुम अपने रूम में जाओगी। रिधा बड़े ही मासूमियत से कहती है क्या शादी के बाद नया रूम, शादी के बाद नया रूम मिलता है क्या। मिशिका कहती है हाँ शादी के बाद सबको अपने पति के साथ रहना होता है। रिधा उसकी बात को सुनकर वापस से बेड पर बैठ जाती है और कहती है क्या मुझे उन खड़ूस अंकल के साथ रहना होगा, मुझे उनके साथ अपना रूम शेयर करना होगा, बट वो तो बड़े खड़ूस हैं, मैं अपना रूम उन्हें क्यों दूं। मिशिका उसके गालों पर हाथ रखती है और कहती है ऐसे नहीं बोलते हैं, अब से तुमने खड़ूस अंकल नहीं बोलोगी, वो तुम्हारे हस्बैंड है। रिधा कहती है हम अब से मैं याद रखने की कोशिश करूंगी। फिर मिशिका रिधा को लेकर तुमसे बाहर निकलती है, तभी उसे रिवास दिखाई देता है तो वह उसे रुकते हुए कहती है रिवास। रिवास कहता है जी भाभी। मिशिका कहती है तुम रिधा को भी अपने साथ ले जाओ अपने रूम में। रिवास रिधा को हैरानी से देखता है और कहता है क्या यह मेरे रूम में। मिशिका कहती है हम अब तुम दोनों की शादी हुई है, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, तो ये तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में ही रहेंगी ना, या फिर तुम बोलो तो मैं से किसी पड़ोसी के घर छोड़ता हूँ। तभी रिधा कहती है अरे नहीं नहीं, मुझे किसी पड़ोसी के घर ले जाकर मत छोड़ना, मुझे यहीं पर एक कोने में रहने देना। उसकी इस बात को सुनकर मिशिका स्माइल करने लगते हैं और फिर रिवास से कहती है इसे लेकर जाओ। रिवास मुंह बनाता है और कहता है ठीक है चलो। रिवास आगे आगे था और रिधा उसके पीछे पीछे आ रही होती है और अपने मन में कहती है अब मैं इन्हें परेशान करोगे, इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है ना, और मैं इन्हें पिटाई भी दिलवाऊंगी, इन्हीं फादर से बड़े आए थे मुझे परेशान करने वाले। रिवास जाकर अपने रूम का गेट ओपन करता है और वह जैसे ही घुसने वाला होता है वैसे ही रिधा उसको दूसरी साइड पुश करके खुद अंदर घुस जाती है। वही रिवास रिधा को हैरानी के साथ देखने लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र रूम के ऊपर जाती है उसका पूरा दिमाग खराब हो जाता है। वही रिधा उस रूम में घूम घूम कर पूरे रूम को देख रही होती है और कहती है वाओ ये कितना ब्यूटीफुल है अंकल, खड़ूस अंकल आप करो, इतना ब्यूटीफुल है। रिवास जिसका दिमाग रूम का डेकोरेशन देखकर खराब हो गया होता है, वो जैसे ही उसकी बातों को सुनता है उसका दिमाग और खराब हो जाता है और वो घूरकर रिधा को देखने लगता है। वही रिधा अभी भी रूम के डेकोरेशन को देख रही होती है और उसे देखते हुए कहती है ये कितना खूबसूरत है, ये तो पसंद है। वही रिवास उस रूम के डेकोरेशन को देखता है और फिर अपना दिमाग लगता है और कहता है ओह तो अब मुझे समझ में आ रहा है भाई ने मेरा रास्ता क्यों काटा था। फिर वो रिधा के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है सुनो जाकर बात ले लो। रिधा रिवास को देखते हैं और कहती है मैं बात कैसे ले लो, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। रिवास रिधा को एक इरिटेटिंग लुक देता है और फिर कमरे से बाहर जाकर एक मैड को रिधा का सारा सामान रूम में लाने के लिए बोल देता है। फिर वो सर्वेंट कुछ टाइम बाद उसके सारे सामान को लेकर रिवास को दे देता है। रिवास उसके हाथ से उसे बैग को लेता है और ले जाकर रिधा को देता है और कहता है ले लो तुम्हारे कपड़े। रिधा उसके हाथों से बैग को ले लेती है और कहती है थैंक यू अंकल, उसके बाद कपड़े लेकर वहां से चली जाती है।
रिवास जब भी विद्या के मुंह से अपने लिए अंकल शब्द सुनता है उसे उसके ऊपर बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा होता है और उसका पूरा खून खौल जाता है। उसके बाद वह गुस्से में रिधा का बैग वार्डरोब के साइड में फेंक देता है और एक नज़र पूरी डेकोरेशन को देखा है उसके बाद अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन्स को खोल देता है और अपने स्लिप्स को ऊपर चढ़ा लेता है और फिर वो सारी डेकोरेशन को एक एक करके हटाने लगता है। वह पूरी तरीके से अपने रूम को क्लीन कर देता है रिधा के निकलने से पहले। रिधा शावर लेकर बाहर आती है और रूम को देखती है और कहती है, हाँ सारी डेकोरेशन कहाँ गई, वो सब कितना प्यारा लग रहा था, अब कहाँ चला। तभी रिधा की नज़र रिवास पर पड़ती है जो उन सारे डेकोरेशन को बकेट में डालता है और उसको रूम से बाहर करके धड़ से दरवाजा बंद कर देता है। रिधा जैसे ही दरवाजा बंद होने की आवाज सुनती है वो एकदम से डर जाती है और रिधा से मिशिका ने जो अभी कुछ देर पहले कहा होता है वो उसे याद आ जाता है। तो अब हम दिखाते हैं मिशिका ने रिधा से क्या कहा था। मिशिका रिधा को छोड़ने के लिए रिवास के रूम में ला रही होती है और कहती है, रिधा हो सकता है रिवास तुम्हारे साथ वो सब फिर से करेगा जो उसने कल तुम्हारे साथ किया था, तो उसे मना मत करना। रिधा जैसे ही यह सुनती है वो कांपने लगती है और कहती है, क्या वो बुरे अंकल फिर से वही सारी चीज करेंगे। मिशिका जब उसको डरते हुए देखती है तो कहती है, रिधा ऐसे डरो मत, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ये सब करते हैं वेडिंग नाइट को, चलो मेरे साथ। बस फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। रिवास फिर डोर को बंद करके जैसे ही पलटता है वैसे ही रिधा उसके सामने आ जाती है और कहती है, अपने ये डोर क्यों बंद किया। रिवास उसको घूर कर देखता है और कहती है, मेरा रूम मेरा डोर, मैं क्लोज करूं या ओपन, तुमसे क्या लेना देना। रिधा कहती है, नहीं इसे खोलिए, आप इसे ऐसे बंद नहीं कर सकते हैं। रिवास उसकी बात सुनकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है जिससे रिधा डरकर पीछे जाने लगती है और कहती है, इसे जल्दी से खोलिए अंकल। रिवास, अंकल हाँ खड़ूस अंकल प्लीज खोलिए। और तभी उसको याद आता है मिशिका ने इसे मना किया था अंकल बोलने से, तो वो खुद को संभालते हुए कहती है, प्लीज ओल्ड हस्बैंड उसे खोल दीजिए ना। रिधा की बातें सुनकर रिवास को बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग फील होता है और वो उसको अपने खा जाने वाली नजरों से दिखता है और कहता है, देखो मुझे अंकल बोलना बंद करो। रिधा कहती है, मैंने नहीं बोला, अब तो बोल रही हूं ना ओल्ड हस्बैंड, अब ठीक है। और सारी डेकोरेशन भी गायब हो गई, इतनी अच्छी तो थी लेकिन सब गायब हो गया। रिवास उसको गुस्से में देखते हुए कहता है, क्योंकि तुम्हारी तरह ही ये डेकोरेशन भी स्टुपिड थी। और फिर वो उसको इग्नोर करके कपबोर्ड के पास जाता है और एक एक करके अपने बाकी शर्ट के बटन को भी खोलने लगता है। रिधा उसको अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखती है और कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं। रिवास जैसे ही उसकी आवाज को सुनता है तो उसे याद आ जाता है कि अब वो रूम में अकेला नहीं है और फिर वो रिधा को गुस्से में देखा है और वार्डरोब से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद रिवास शावर लेकर बाहर आता है और मिरर के सामने खड़ा होकर अपने बालों को सूखने लगते हैं। वही रिधा उसको देखते हुए अपने मन में कहती है, क्या ये सच में फिर से वही सब करेंगे। लेकिन फिर रिवास को गुस्से में देखने लगती है और कहती है, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी, देख लेना। रिवास अपने बालों को सुख लेने के बाद बेड की तरफ बढ़ने लगता है। रिधा जब उसको बेड के पास आते हुए देखते हैं तो वह अपने दोनों हाथ को फैला लेती है। रिवास कहता है, क्या, चलो हटो सामने से, मैं थक गया हूं, मुझे लेटने दो। रिधा कहती है, वो काउच दिख रहा है। रिवास, हम। रिधा, फिर उधर जाकर लेट जाइए। रिवास रिधा के इस बोल्डनेस को हैरानी से देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने। मैं इस बेड पर लेटूंगी क्योंकि ये बेड सिर्फ मेरा है। ये बोलकर वो जल्दी से खड़ी हो जाती है और शक्तिमान वाली पोजीशन ले लेती है और कहती है, आप यहाँ पर नहीं लेट सकते हो, आप उस काउच पर लेटोगे, यहाँ पर सिर्फ मैं लेट गई होके। रिवास उसके गुस्से में देखता है और कहता है, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर तो मैं लेटूंगा और तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम वहां पर जाओ। रिवास कहता है, मैं तो अपने बेड पर ही सोने वाला हूं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम यहां से जा सकती हो। रिधा कहती है, ये तो अभी मेरी पहली बात थी कि आप यहां पर नहीं सोएंगे, आप जाकर काउच सोएंगे, और दूसरी बात मेरी ये है कि आप टच नहीं करोगे, समझे आप। रिवास को उसकी यह बात सुनकर और तेज गुस्सा आता है कि तभी रिधा बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहती है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ओल्ड हस्बैंड। रिवास उसको घूर घूर कर देखने लगता है और फिर से आगे बढ़ने लगता है। तभी रिधा नहा दिखाकर उसे रोक देती है और कहती है, अरे रुकिए, मैंने कहा ना। रिवास कहता है, देखो मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रिधा कहती है, मुझे सब पता है कि आपको क्या करने में इंटरेस्ट है और क्या करने में नहीं। आपने कल रात में जो जो कुछ किया था ना, उससे मुझे बहुत ज्यादा पेन हुआ था, इसलिए मैं नहीं करने दूंगी, समझ में आया आपको। रिवास कहता है, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं। रिधा कहती है, चाहोगे तो भी नहीं करने दूंगी, समझे आप। रिवास को उसकी बातें सुनकर बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है लेकिन फिर किसी तरह अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है और बेड की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी रिधा जल्दी से पलथी मारकर बेड पर बैठ जाती है और कहती है, ये मेरी जगह है, यहाँ पर मैं लेटूंगी।
रिवास कहता है देखो चुपचाप साइड होकर लेट जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें यहाँ से हटाना अच्छे से आता है। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं यहाँ तुम्हें कोई भी टच करने के मोटिव से यहाँ नहीं है। रिधा कहती है नहीं है तो काउच पर जाइए और अपने पूरे हाथ पैर फैलाकर लेट जाती है और आगे कहती है ओल्ड हस्बैंड, सुना ना आपने। रिवास रिधा को गुस्से से देखता है और कहता है ये क्या ओल्ड हस्बैंड लगा कर रखा है तुमने, कहाँ से मैं तुम्हें ओल्ड लगता हूँ। रिधा मुंह बनाते हुए कहती है हाँ ये भी बताना पड़ेगा क्या। वही रिवास उसकी इस बात को सुनकर स्पीचलेस रह जाता है। रुकिए मैं बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो ऐसे ही उंगलियों पर काउंट करती है और कहती है आप मुझे पूरे 19 ईयर्स ओल्ड है ओल्ड हस्बैंड। बोलते हुए वो रिवास को बड़ी बड़ी आंखें करके देख रही होती है। रिवास जब ये सुनता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह एकदम शेर की तरीके से बेड पर चढ़ जाता है। वही रिधा जब उसको बेड पर देखती है तो कहती है अरे अरे यह क्या कर रहे हैं आप। रिवास कहता है तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं कितना ओल्ड हूं या क्या। रिधा जब ये सुनती है तो वह घबरा जाती है और कहती है मैं कह रही हूं ना आप मुझसे दूर रहिए, मैं आपको यहाँ पर नहीं रहने दूंगी और मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करने दूंगी आपको। रिवास उसकी बातों को इग्नोर करके धीरे धीरे उसकी तरह बढ़ने लगता है और वही रिधा अपने हाथों के सहारे धीरे धीरे पीछे जाने लगती है और कहती है ए क्या कर रहे हैं आप, प्लीज हटिए। मैं भुला दूंगी आपके फादर को और उनसे पिटाई लगवा दूंगी आपकी। मैं बता रही हूँ इसलिए दूर रहिएगा आप मुझसे आप। वही रिवास बस एकटक रिधा को ही देख रहा होता है, उसका इनोसेंट फेस, उसकी प्यारी प्यारी आंखें और साथ ही वो उसकी ओर बढ़ रहा होता है। रिवास धीरे धीरे रिधा के ऊपर आ जाता है। रिधा जब ये देखती है तो वहां अपने दोनों हाथों को उसके सीने पर रख देती है और कहती है रुक चाहिए वहीं पर, मैं कह रही हूं ना, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा आपके लिए। रिवास कहता है मैंने अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा, लेकिन जब तुम अब इतना का ही रही हो तो सोच रहा हूं कर ही लेता हूं। उसकी बातें सुनकर रिधा उसको अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती है और कहती है मैंने नहीं कहा, मैंने तो कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लगता है आपने गलत सुन लिया, वो नहीं था नहीं ओल्ड हस्बैंड। रिवास को उसकी इस क्यूटनेस पर थोड़ा प्यार आ ही रहा होता है, लेकिन जब वो उसके मुंह से फिर से ओल्ड हस्बैंड सुनता है उसे फिर से गुस्सा आ जाता है और वो कहता है आज तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा कि मैं ओल्ड हूं या नहीं। ये बोलते हुए वह झुक जाता है रिधा के लिप्स की तरफ और उसके लिप्स को देखने लगता है और वो उसको किस करने जा ही रहा होता है कि तभी रुक जाता है, क्योंकि रिधा अपने दोनों हाथ फेस पर रखकर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है नहीं प्लीज नहीं ऐसा मत करिए। रिवास जब उसको ऐसे रोते हुए देखता है तो वो तुरंत उसके ऊपर से हट जाता है। वो जैसे ही हटता है रिधा तुरंत अपने फेस से अपने हाथों को हटा लेती है और कहती है मैं बता दूंगी आपके डैड को, बता दूंगी, सब बता दूंगी आपने क्या किया। मैं आपकी शिकायत लगाऊंगी और पिटाई भी। रिवास उसको घूर कर देखता है और कहती है तुम तो अभी रो रही थी ना, फिर तुम्हारे आंखों में एक बूंद भी आंसू क्यों नहीं है। रिधा उसकी बात सुनकर कहती है अरे हाँ मैं तो भूल गई थी। यह बोलकर वो वापस से उसी तरह से रोने लगती है। रिवास उसकी जब दोबारा से ऐसे ड्रामा करते हुए देखता है तो वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है और कहता है प्लीज शांत हो जाओ, देखो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं तुमसे दूर बैठा हूं। रिधा धीरे से अपने हाथ को हटाकर उसे देखती है और कहती है फिर आप यहां से जाओ ना, दोबारा मुझे टच करने के बारे में सोचना भी मत। रिवास कहता है देखो मैं तुम्हें कोई टच नहीं कर रहा हूं, समझ में आया तुमको, और ऐसे ड्रामा करके मेरा दिमाग खराब करना बंद करो, नहीं तो मैं सच बता रहा हूं जो मैंने आज नहीं सोचा था ना वह कर दूंगा। इतना बोलकर वह उसके तरफ अपना फेस करके लेट जाता है। वही रिधा उसको अपनी डरी हुई आंखों से देखती है और कहती है अरे आप यहाँ पर क्यों सो गए, आपके यहाँ पर नहीं सोना था। रिवास उसको मोड़कर देखता है और कहता है अब और शब्द बोला ना तो रिधा मैं बता रहा हूं मैं वो सब कर दूंगा और तुम रोक नहीं पाओगी। रिधा जब उसकी इस बात को सुनती है तो घबरा जाती है और जल्दी से रिवास से दूर हो जाती है और बेड के एकदम कोने में आकर बैठ जाती है। वही रिवास उसको पूरी तरीके से इग्नोर करता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है और तकरीबन 20 मिनट बाद उसे नींद भी आ जाती है। वही रिधा उसको देखते हुए अपने मन में सोचती है ये यहाँ पर रहेंगे, इन्होंने कहीं मेरे सोने के बाद मुझे टच किया तो फिर क्या होगा। नहीं नहीं मैं इन्हें यहाँ नहीं रहने दे सकती हूँ। फिर वो सोचती है कि कैसे कैसे रिवास को यहाँ से भगाया जाए और तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वह डेविल स्माइल करने लगती है और कहती है हाँ ऐसे मैं इन्हें यहाँ से भगाऊंगी। और फिर रिधा को जब लगता है वो सो चुका है तो वह धीरे से चलकर उसके पास आती है और झुककर उसके फेस को ध्यान से देखने लगती है और कहती है अभी तक इन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली है, इसका मतलब ये पूरी तरीके से सो चुके हैं। फिर वह अपनी जगह पर आकर लेट जाती है और फिर अपने हाथ पैरों को फैलाता है और अपने पैरों को मारने वाली पोजीशन में ले जाती है और 2-3 की उसके पिछवाड़े पर दे मारती है, जिससे रिवास धड़ाम कर के साथ बेड से नीचे गिर जाता है।
और रिधा उसको बेड से नीचे गिरने के बाद जल्दी से अपनी टाइट करके आंखें बंद कर लेती है और अपने हाथ पैर टेढ़े मेढ़े करके लेट जाती है। वही रिवास अपना बैग पकड़ के बेड के नीचे से उठता है और गुस्से से रिधा को देखता है और कहती है ये लिटिल गर्ल इतनी गंदी तरीके से सो रही है। फिर वो रिधा के पैरों को हटाने की कोशिश करता है लेकिन वो बार बार अपना पैर फिर से वहीं पर रख रही होती है, नींद में होने की एक्टिंग कर रही होती है और फिर उल्टा होकर अपने हाथ पैर को और ज्यादा फैल लेती है। रिवास अब उसकी इस हरकत की वजह से काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका होता है, इसलिए वो गुस्से से कबड्डी के पास जाता है और वहां से अपने लिए एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट निकलता है और बेड से पिल्लो उठना है और जाकर काउच पर लेट जाता है। उसके जाने के बाद रिधा एक आंख खोलकर उसे देखते हैं और फिर स्माइल करती है और अपने मन में कहती है अब सबक सिखाऊंगी आपको और आपको बहुत ज्यादा परेशान करूंगी जिससे आपका दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा, उल्टे पुल्टे सारे ख्याल आपके दिमाग से चले जाएंगे। और फिर उसके बाद रिधा आराम से पूरा रिलैक्स होकर बेड पर फेल कर सो जाती है। और इधर रिवास पूरी रात नहीं सो पाया था, इधर उधर करके उसकी पूरी गर्दन और कमर अकड़ चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग रिवास सुबह जैसे ही सोकर उठना है उसकी गर्दन और कमर बहुत ही भयंकर तरीके से दर्द कर रही होती है। एक तो उसे लात पड़ा होता है रात को और दूसरा जमीन पर गिरा था और तीसरा उस काउच पर वो अच्छे से सो नहीं पाया था, टेढ़े मेढ़े होकर लेता था, उसकी पूरी तरीके से बेंद बजी हुई थी। वो घूर घूर कर रिधा को देख रहा होता है जो पीसफुली आराम से सो रही होती है पूरे बेड पर फेल कर। रिवास गुस्से से कहता है इसकी वजह से मैं पूरी रात नहीं सो पाया, पता नहीं ये चाहती क्या है। उसके बाद वह दांत पीस के अपनी जगह से उठता है, अपने कपड़े लेता है और वॉशरूम चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह वापस आता है और फिर रिधा को एक बार घूर के देखता है और रेडी होकर नीचे चला जाता है। थोड़ी देर बाद रिवास जाकर सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। तभी मिशिका श्रेयांश के कान में धीरे से कहती है कुछ चेंज लग रहा है ना। तो श्रेयांश रिवास को देखता है और कहता है क्या चेंज लग रहा है, कुछ भी तो नहीं। मिशिका उसको गुस्से से देखती है और कहती है आप तो सच में बेकार हैं, आपसे बात करना ही बेकार है। श्रेयांश उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखने लगता है लेकिन मिशिका उसको पूरी तरीके से इग्नोर करती है और रिवास से कहती है रिवास। रिवास उसकी तरफ देखता है और कहता है हाँ भाभी। मिशिका कहती है तुम्हारी कल की नाइट कैसी गई। जब ये बात सब सुनते हैं तो सब अपने काम खड़े करके उन दोनों की तरफ ही बैठ जाते हैं और सबको ऐसे दिख रहे होते हैं जैसे वो उनकी बातें सुन ही नहीं रहे हैं। तभी रिवास गुस्सा होते हुए कहता है अच्छा हुआ कि आपने मुझसे पूछ लिया, अब आप मुझे ये बताइए वो फालतू के डेकोरेशन किसने किए थे मेरे रूम में। मिशिका कहती है क्यों, क्या हुआ, वो डेकोरेशन आपको कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई क्या। कर आ गई है तो कोई बात नहीं, मैं रोज वैसी डेकोरेट करवा सकती हूँ आपके रूम में। रिवास कहता है बिल्कुल बकवास था, दोबारा से कभी भी मेरे रूम में ऐसी डेकोरेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है भाभी। मिशिका कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, वैसे ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ तुम्हारी नाइट कैसे गई। रिवास उसकी इस बात को सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है मत पूछिए, उस लिटिल गर्ल ने मुझे सोने नहीं दिया पूरी रात, पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है मेरे। रिवास की बात सुनकर सारे लोग उसको घूर घूर कर देखने लगते हैं और शर्माने लगते हैं। रिवास जब उन सबको इस तरह से रिएक्शन देते हुए देखता है तब वो अपनी बातों पर गौर करता है और कहता है मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये है कि उसे लड़की ने पूरी रात मुझे काउच पर सुलाया और मेरा दिमाग खराब हो गया है, मेरी पीठ अकड़ गई है और गर्दन भी उस काउच पर सोने की वजह से। आप लोग जो सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। सब लोग जो अभी शर्मा के हंस रहे होते हैं फिर वो जोर जोर से इस बात को सुनने के बाद से हंसने लगते हैं और तभी श्रेयांश कहता है क्या तुम्हारा ये हाल कर दिया था तुम्हारी बीवी ने। रिवास जब उन सबको इस तरह से हंसते हुए देखता है तो गुस्से में कहता है ये कोई हंसने वाली बात नहीं है जो आप इस तरह से हंस रहे हो, समझ में आया, चुप हो जाए। तभी अलका जी कहती है रिवास शांत हो जाओ और तुम सभी हंसना बंद करो और तुम मुझे ये बताओ रिधा कहाँ है, वो क्यों नहीं आए तुम्हारे साथ। रिवास कहता है वो क्यों आएगी, वो तो सो रही है मजे से। अलका जी कहती है ओ अच्छा, बेचारी थक गई होंगी। रिवास आपको मॉम को घूर कर देखता है और अपने मन में कहता है थक गई होंगी, पूरी रात सोई है, फेल कर थकेगी खाक। पूरी रात तो मैं नहीं सो पाया हूँ, थका हुआ तो मैं हूँ, पर किसी को क्या पड़ी है मेरे थकने से, किसी ने मुझे ये तक नहीं पूछा रिवास तुम अच्छे से सोए हो या नहीं, उसी रिधा के बारे में पूछे हैं या सब सोचते हुए वो उन सबको गुस्से से देखने लगता है और अपनी कॉफी को पीने लगता है। तभी अलका जी कहती है ईवान जाओ उसे उठाकर लाओ, बोलो नाश्ता करने का टाइम हो गया है। ईवान फिर वहां से उठकर कर चला जाता है रिधा को बुलाने के लिए। थोड़ी देर बाद रिधा भी शावर वगैरह लेकर तैयार होकर नीचे आ जाती है।
रिधा ने हॉट पैंट और ऊपर से ब्लू कलर का शोल्डर स्ट्रैप टॉप पहना हुआ होता है और उसने अपने बालों को भी काफी अच्छे डिजाइन से बनाया हुआ होता है। उसके कुछ पल उसके चेहरे पर आ रहे होते हैं, उसकी दोनों हाथों में चूड़ा होता है और उसके मांग में सिंदूर। वो इस लुक में काफी ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही होती है, साथ में क्यूट भी। रिवास भी उसको इस लुक में देखकर देखता ही रह जाता है। रिधा भी फिर उन सबको डाइनिंग टेबल पर ज्वाइन करती है और सबको गुड मॉर्निंग विश करती है। रिवास को छोड़कर वो रिवास को गुड मॉर्निंग तो विश नहीं करती है, लेकिन उसे देखकर अपना मुंह जरूर बनती है। अलका जी भी उसको गुड मॉर्निंग विश करती है और कहती है, रिधा बेटा तुम्हें नींद कैसी आए, तुम अच्छे से रात को सोई ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना यहाँ पर। रिधा रिवास की तरफ घूर कर देखती है और अपने मन में कहती है, अब टाइम आ गया है इनको डांट खिलावाने का। फिर वो अलका जी की तरफ बड़े ही मासूमियत से देखते हैं और कहती है, दादी माँ मैं बिल्कुल भी अच्छे से नहीं सो पाई, ये बहुत ही बुरे हैं, इन्होंने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। रिधा की बात सुनकर सारे लोगों से हैरानी से देखने लगते हैं और सबसे ज्यादा हैरान तो बेचारा हमारा हीरो होता है। तभी रिधा आगे कहती है, इन्होंने मुझे फिर से परेशान किया, उन्होंने मुझे डराया और फिर से बाइट भी किया। अलका जी उसकी बात सुनकर उसके मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है, बेटा ये सब ऐसे नहीं बोलते हैं। रिधा उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है और अपने मन में कहती है, अब इनको डांट पड़ेगी, मजा आएगा। वही रिधा की बातें सुनकर सारे लोग स्माइल करने लगते हैं। तभी अलका जी कहती है, रिवास ये क्या है, तुम बच्चों को इस तरह से परेशान कैसे कर सकते हो। मैं तुमसे पहले कहा था कि मुझे ग्रैंड चाइल्ड चाहिए, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं कि तुम इस प्यारी सी इनोसेंट सी बच्ची के साथ ये सब करो, वह भी जबरदस्ती। रिवास जब ये सुनता है तो उसे इतना ज्यादा शर्म आता है कि वह अपना सर एकदम नीचे कर लेता है और वही बाकी फिल्म भी अपना सर नीचे करके हंसने लगते हैं। अलका जी कहती है, रिवास चलो जवाब दो मेरी बात का, तुमने ऐसा क्यों किया। रिवास गुस्से में अपने सर को ऊपर करता है और कहता है, ये लिटिल गर्ल झूठ बोल रही है मॉम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। रिधा उसकी बात सुनकर रोने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है, देखा आपने, अब यह मुझे झूठ भी बोल रहे हैं, इन्होंने ये सारी चीज की मेरे साथ और अब मुकर भी रहे हैं, देखा ना आपने। रिधा उसकी बात सुनकर रोने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है, देखा आपने, अब यह मुझे झूठ भी बोल रहे हैं, इन्होंने ये सारी चीज की मेरे साथ और अब मुखर भी रहे हैं, देखा ना आपने। अलका जी कहती है, हाँ मैं देख रही हूँ रिवास, अब तुम झूठी बोलने लगे हो, आखिर तुम इसे और कितना ज्यादा परेशान करोगे। रिवास बस रिधा को घूर रहा होता है और वही सब हैज रहे होते हैं। तभी अभिमन्यु जी कहते हैं, तुम अब से मेरे बच्चे को परेशान नहीं करोगे, समझे रिवास। रिवास अपने दादा की तरफ देखता है और कहता है, यह आपका बच्चा है तो फिर मैं क्या हूं, आप मेरे फादर है, सपोर्ट इसका कर रहे हैं। अभिमन्यु जी कहते हैं, बिल्कुल मैं इसी का सपोर्ट करूंगा, क्योंकि तुमने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है और अब तुम इसे परेशान कर रहे हो, लेकिन अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। रिवास अपने डैड को गुस्से से देखता है, कहता है, ठीक है करिए आप इसका सपोर्ट। तभी अलका जी कहती है, रिधा बेटा तुम भी खाओ चलो। रिधा कहती है, दादी माँ मैं खा रही हूँ। तभी अलका जी कहती है, रिधा मैं तुम्हारी दादी माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। रिधा कहती है, लेकिन ईवान तो आपके दादी माँ बोलता है ना, तो आप दादी माँ हुई ना। अलका जी प्यार से रिधा के चेहरे को पढ़ती है और कहती है, हाँ वो मुझे दादी माँ बोलता है क्योंकि मैं उसकी दादी माँ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी दादी माँ नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे दादी माँ नहीं बोल सकती हो। रिधा कहती है, क्यों, आप मेरी दादी माँ क्यों नहीं हो। अलका जी कहती है, वो इसलिए क्योंकि तुमने मेरे बेटे से शादी किया है और मैं जैसे रिवास की मॉम हूँ वैसे तुम्हारी भी मॉम हुई। रिधा अलका जी की बात सुनकर कहती है, ओह ये सब इस खड़ूस अंकल की वजह से हुआ ना, मतलब मैं इनसे शादी नहीं करती तो आप मेरी दादी माँ होती। अलका जी कहती है, बच्चा ऐसे नहीं बोलते, गंदी बात होती है ना। वही मिशिका को तो रिवास की हालात देखकर बहुत ही मजा आ रहा होता है और वो अपने मन में कहती है, कल तक जो इंसान बोलना नहीं था, कोई एक्सप्रेशन नहीं देता था, कोल्ड फेस के साथ हमेशा घूमता रहता था, हमें आगे पीछे घूमता रहता था, आज उस इंसान के चेहरे के इतने ज्यादा एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं और वह इतना बोल भी रहा है, और उसका दिमाग खराब कौन कर रहा है, रिधा। लगता है अब मजा आने वाला है। उसके बाद सब अपना अपना नाश्ता करने लगते हैं और नाश्ता कंप्लीट करने के बाद सारे लोग हाल में आ जाते हैं। श्रेयांश और मिशिका अपने हॉस्पिटल के निकल जाते हैं तो वही ईवान और मानव अपने कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। रिवास भी अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है कि तभी अभिमन्यु जी वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं, रिवास तुम कहाँ जा रहे हो। रिवास कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूं। और कहाँ। अभिमन्यु जी कहते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कल ही तुम्हारी शादी हुई है और आज तुम जा रहे हो। रिवास कहता है, तो यहाँ पर रुक कर करूंगा क्या। तभी अलका जी आगे आते हुए कहती है, कल ही तुम्हारी शादी हुई है, अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करो। रिवास रिधा को देखता और कहता है, इसके साथ इसे तो आप ही संभाल कर रखिए, मेरे आगे पीछे ना ही आए तो अच्छा है।
अभिमन्यु जी उसकी इस बात को सुनकर उसे डांटे हुए कहते हैं, रिवास तुम ये क्या बोल रहे हो। तभी रिधा कहती है, जाने दीजिए ना, आप इन्हें जाने दीजिए ना, ये बहुत ही बुरे हैं, यहाँ रहेंगे तो ये हम लोगों को बहुत परेशान करेंगे। आप जाइए जाइए। ऐसे करके वो रिवास को वहां से भागने लगती है। रिवास उसको गुस्से से देखता है और कहता है, सुना ना आपने, मैं जा रहा हूं, और वो वहां से गुस्से में चला जाता है। शाम के टाइम इवान और मानव कॉलेज से घर आ गए होते हैं। वो आते ही रिधा के पास चले जाते हैं। रिधा भी उन दोनों को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि वो सुबह से घर में अकेले ही थी। मानव रिधा से कहती है, मैं आपको क्या बुलाऊं। रिधा कहती है, मुझे मेरे नाम से बुलाओ ना, मेरा नाम रिधा है। मानव कहता है, मुझे डांट थोड़ी खानी है जो मैं आपको आपके नाम से बुलाऊंगा। तभी ईवान कहता है, ये सारी बातें छोड़ो, चलो पहले हम तुम्हें पूरा घर दिखाते हैं। और फिर वो दोनों रिधा को पूरा घर दिखाते हैं और घर दिखाने के बाद उसे लेकर टेरेस पर जाते हैं। रिधा जैसे ही टेरेस पर जाती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वहां पर एक बहुत ही बड़ा सा स्विमिंग पूल होता है और उसके अगल बगल बहुत ही सुंदर सा गार्डन बना होता है। रिधा ईवान से कहती है, ईवान तुम्हारा घर बहुत ही सुंदर है। ईवान कहता है, हाँ सुंदर तो है, लेकिन अब से ये तुम्हारा भी घर है। तभी मानव कहता है, मेरा अभी भी आपसे यही सवाल है कि मैं आपको क्या बुलाऊं। रिधा उसको देखते हैं और कहती है, मैंने कहा ना, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। मानव कहता है, नहीं नहीं, मैं आपको आपके नाम से नहीं बुला सकता हूं। अगर मैंने आपको आपके नाम से बुलाया तो ग्रैंडफादर के साथ साथ मेरे फादर भी मुझे मारेंगे। रिधा कहती है, फिर क्या बुलाना है, ऐसा करो तुम्हारा जो मन हो वो मुझे बुला सकते हो। तभी ईवान कहता है, अरे हाँ, ये सवाल तो मेरा भी है रिधा, मैं तुम्हें अब से क्या बुलाऊंगा। तभी मानव कहता है, तुम मेरी अंकल की वाइफ हो तो मैं तुम्हें अब से लिटिल आंटी बुलाऊंगा। रिधा मानव को हैरानी से देखने लगती है और कहती है, मैं आंटी बन गई, बिल्कुल भी नहीं, मुझे आंटी मत बुलाना। मानव कहता है, फिर क्या बुलाए, अब अंकल की वाइफ को आंटी या चाची ही बोलेंगे ना, तुम छोटी हो इसलिए लिटिल आंटी। ईवान कहता है, हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा है, अब मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा कि मैं रिधा को क्या बुलाऊं। रिधा कहती है, ईवान तुम तो मुझे मेरे नाम से बुलाओ ना। ईवान कहता है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता हूं, अगर मैंने ऐसा किया तो दादू मुझे बहुत मारेंगे। वैसे तुम मेरे डैड की वाइफ हो, यानी तुम मेरी मॉम हुई है ना। रिधा उसकी बात सुनकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर लेती है और कहती है, क्या। ईवान कहता है, हाँ मॉम। रिधा सैड सा फेस बना लेती है और कहती है, ईवान तुम मुझे पहले की तरह मेरे नाम से बुलाओ ना, यह मॉम बहुत अजीब लगता है। ईवान कहता है, नहीं, मैं तो तुम्हें अब से मॉम ही बुलाऊंगा। मानव भाई ठीक कह रहे हैं, मुझे डांट नहीं खानी दादू से, अगर उन्हें पता चला मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला रहा हूं तो वो मुझे मार ही डालेंगे, इसलिए अब से मैं तुम्हें मॉम ही बुलाऊंगा। ईवान के मुंह से मॉम सुनकर रिधा ब्लड करने लगती और कहती है, बस भी करो। रिधा कहती है, नहीं नहीं, तुम मुझे मॉम मत बोलो, तुम चाहो तो मुझे पहले की तरह मेरे नाम से बुला सकते हो और मेरे गाल को भी पिंच कर सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। ईवान कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें मॉम ही बोलूंगा क्योंकि तुम मेरी मॉम हो। और फिर से शाम का वक्त बीत जाता है और रात हो जाती है और सारे लोग ऑफिस से घर आ गए होते हैं। रिवास भी फ्रेश होकर हॉल में आकर बैठ जाता है। तभी मिशिका वहां पर आती है और कहती है, रिवास तुम्हारा आज का दिन कैसा गया। रिवास उसको घूर कर देखता है और अपने मन में कहता है, लो हो गई शुरू ये। फिर नॉर्मली रिप्लाई करते हुए कहता है, जैसे रोज जाता है वैसे ही गया। मिशिका कहती है, अच्छा, लेकिन क्या तुम्हें अपनी वाइफ की याद नहीं आई पूरे दिन। रिवास रिधा को देखता है जो एप्पल के साथ खेल रही होती है और फिर मुंह बनाता है और कहता है, आखिर मुझे उसकी याद क्यों आने लगी। तभी ईवान वहां पर आ जाता है और कहता है, सच में डैड, आपका दिन अच्छा क्या था। तो रिवास कहता है, मुझे और कितनी बार बताना पड़ेगा कि मेरा दिन अच्छा गया। ईवान कहता है, वो आपका दिन अच्छा गया है ना, लेकिन मॉम का तो अच्छा नहीं गया ना। ये बोलकर वो अपनी आइस को ब्लिक करता है। वही जब सब उसके मुंह से मॉम सुनते हैं तो वह मुंह खोलकर उसे देखने लगते हैं और फिर मुस्कुराने लगते हैं। वही रिवास ईवान को कंज्यूरिंग नजरों से देखने लगता है और कहता है, क्या, कौन मॉम। ईवान कहता है, रिधा मॉम। और कौन मॉम। डैड, आप भूल गए क्या, कल आपकी शादी हुई है और अब से वह आपकी वाइफ है तो मेरी मॉम हुई ना। ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है। रिवास तो उसकी बात सुनकर शॉक था, तो वही रिधा ईवान को गुस्से से देख रही होती है और फिर अपने जगह से खड़ा होते हुए कहती है, ईवान तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तुमसे मना किया था ना कि तुम मुझे मॉम नहीं बुलाना, तुम फिर से मुझे परेशान करना शुरू कर दिए। ईवान कहता है, मैं क्या गलत कह रहा हूँ, मॉम हो तो मॉम ही बोलूंगा ना। रिधा कहती है, ठीक है, बुलाओ मॉम हो। ऐसे करके वो अपना फेस दूसरे साइड कर लेती है। ईवान रिधा को चिढ़ाने के अंदाज में कहता है, ओके मॉम।
वही रिवास उन दोनों की इस नोकझोंक को देखते हुए कहता है, लो लग गई मेरी वोट, अब ये बच्ची ही मुझे मिलना थी जिसकी हरकतें बच्चों वाली है। ये 19 की हो गई है बट इसकी हरकतें अभी भी बिल्कुल बच्चों जैसी है। इसे इतना भी समझ में नहीं आ रहा है। ईवान इसे चिढ़ा रहा है। फिर सारे लोग डाइनिंग एरिया में डिनर करने के लिए चले जाते हैं। अलका जी रिधा के प्लेट में और खाना डालते हुए कहती है, रिधा थोड़ा और खा लो, तुम्हें खाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, देखो तुम कितनी पतली हो। रिधा मुंह में खाना भरे हुए ही कहती है, हम। रिवास जब रिधा को ऐसे बात करते हुए देखता है तो कहता है, खाना खाते वक्त बात नहीं करते हैं, या तो पहले खाना खा लो या फिर बातें ही कर लो। रिधा उसकी बात सुनकर मुंह बना लेती है और फिर क्षमा करते हुए कहती है, देखा आपने, यह मुझे फिर से डांट रहे हैं। इतना बोलकर वह रोने का ड्रामा करने लगती है। अभिमन्यु जी कहते हैं, बेटा खाते वक्त कैसे रोते नहीं, गले में खाना अटक जाएगा ना। रिधा अपने ड्रामा को और बढ़ते हुए कहती है, डैड इन्होंने मुझे डांटा, क्या आप इन्हें पीटेंगे नहीं। रिवास रिधा की एक्टिंग देखकर एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है, ये कितने ड्रामेबाज है। वही अभिमन्यु जी रिवास को अपनी आंखें दिखाकर चुप कर देते हैं और कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मैं इसे जरूर पिटूंगा, रिवास आकर मुझे मेरे रूम में मिलना। रिधा अभिमन्यु जी की इस बात को सुनकर तुरंत स्माइल करने लगती है। वही रिवास हैरानी से अपने डैड को देखता है और अपने मन में कहता है, क्या मेरे डैड इसकी बातों में आ गए और वो मुझे पनिशमेंट देंगे, वह भी इसके कहने पर। रिधा कहती है, डैड आप इन्हें पनिशमेंट दीजिएगा। अभिमन्यु जी कहते हैं, हाँ मैं खाना खाने के बाद इसे पनिश करता हूँ। रिवास सुना ना तुमने, तुम बहुत ही ज्यादा बदमाश हो गए हो। रिवास कहता है, हाँ सुन लिया, मैं आ जाऊंगा डैड। फिर सबका खाना हो जाता है और सब अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। वही रिधा जाकर अभिमन्यु के बगल में खड़ी हो जाती है और उन्हें टुकुर टुकुर देखते लगती है। अभिमन्यु जी उसके नजरों का मतलब समझ जाते हैं और वो रिवास से कहती है, रिवास तुम कल सुबह आकर मुझे मेरे रूम में मिलना। रिधा अभिमन्यु जी को हैरानी से देखने लगती है और कहती है, लेकिन इनको तो आज पनिशमेंट देनी थी ना। अभिमन्यु जी कहते हैं, बेटा वो क्या है ना, तुम्हारे डैड आज बहुत ही ज्यादा थक गए हैं, कल मैं इसे पक्का पनिशमेंट दूंगा, वो भी सुबह उठते ही। रिधा जब उसकी इस बात को सुनती है तो स्माइल करने लगते और कहती है, हाँ ठीक है फिर, और फिर सबको गुड नाइट विश करते हैं और अपने रूम में भाग जाती है। सारे लोग उसको इस तरह से भागते हुए देखकर स्माइल करने लगते हैं और वही रिधा जल्दी से रूम में जाती है और बेड पर जाकर खुद को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर लेती है और सोने की एक्टिंग करने लगती है। रिवास भी थोड़ी देर बाथरूम में आ जाता है। वो रूम में आते ही सबसे पहले डोर को बंद करता है और फिर बेड के पास आकर खड़ा हो जाता है और वो रिधा को देखता है और कहता है, एक्टिंग करना बंद करो और साइड हटो, मुझे भी सोना है। रिधा ब्लैंकेट से अपने थोड़े से फेस को बाहर निकलती है और कहती है, ओल्ड हस्बैंड आप जहां कल सोए थे ना, वहीं जाकर लेट जाओ। रिवास कहता है, ओ लिटिल गर्ल अगर मुझे परेशान किया ना तो तुम देख लेना। रिधा कहती है, हट जाइए वरना मैं भी ना डैड से आपकी शिकायत लगा दूंगी। रिवास उसको घूर कर देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने, तुम मेरी शिकायत लगाओगी, अगर ज्यादा बकबक की ना तो उठाकर रूम से बाहर फेंक दूंगा। रिधा कहती है, अच्छा आप मुझे उठाकर रूम से बाहर फेंकोगे, चलो अब मुझे आप उठाकर बाहर फेंक दिखाओ तो। रिवास कहता है, तुम्हें लगता है मैं ऐसा नहीं करूंगा, इतना बोलकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। रिधा जब उसको अपनी तरफ आते हुए देखती है तो तुरंत एक साइड में चली जाती है और कहती है, ठीक है आप सो सकते हो यहाँ पर, मैंने आपको रोक थोड़ी है। रिवास उसकी इस हरकत पर एक डेविल स्माइल करता है और जाकर आराम से अपनी जगह पर लेट जाता है। वही रिधा रिवास को देखते हुए अपने मन में कहती है, अच्छा मेरे बेड पर आ गए ना, मैं कल की तरह फिर से सोने नहीं दूंगी आपको, मैं फिर से आपको यहाँ से भगा दूंगी। जब कुछ वक्त बीत जाता है तब रिधा धीरे धीरे रिवास की तरफ बढ़ने लगती है और जब उसके पास पहुंच जाती है तब अपनी आंखें बंद करके वापस से अपने हाथ पैर को चलना स्टार्ट कर देती है, तभी वो कल की तरह रिवास को बेड से नीचे गिरा सके। लेकिन आज रिवास सोया हुआ नहीं होता है। रिवास जब फील करता है रिधा हाथ पैर चला रही तो वह धीरे से टर्न हो जाता है रिधा की तरफ और देखता है रिधा को। रिधा आंखें बंद करके हाथ पैर को जोर जोर से चला रही थी, मतलब ऐसे कर रही थी कि रिवास गिर जाए। रिवास उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, अच्छा तो कल भी ये एक्टिंग कर रही थी और मुझे नीचे गिरा दिया था लात मार के, ये तो कुछ ज्यादा ही बिगड़ी हुई है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि यह इतनी शैतान होगी। फिर रिवास डेविल स्माइल करता है और रिधा को उसकी कमर से पकड़ के एकदम से अपने करीब खींच लेता है और उसके दोनों पैरों को अपने दोनों पैरों के बीच में फंसा लेता है और उसकी कमर को पकड़ के उसे टाइटली हग कर लेता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। रिधा उसके ऐसा करते ही जल्दी से अपनी आंखें खोल देती है और वो रिवास को देखती है जिनकी आंखें बंद होती है और फिर वो रिवास के हाथों को अपने कमर से हटाने की कोशिश करने लगती है और कहती है, आह ओल्ड हस्बैंड छोड़ो मुझे, अपने हाथ हटाओ। रिवास उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए सोने की एक्टिंग कर रहा होता है, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा होता है और वो उसको ऐसे दिख रहा होता है जैसे उसने उसे नींद में पड़ा हो।
वही रिधा काफी देर तक स्ट्रगल करती रहती है उसकी पकड़ से निकलने की, लेकिन निकल नहीं पाती है और फिर वह थक जाती है और कहती है ये ओल्ड अंकल तो बहुत स्ट्रांग है, मैं तो इनको हटा ही नहीं पा रही हूँ। रिवास जब उसकी इस बात को सुनता है तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। तभी रिधा आगे कहती है ये कितने बुरे हैं और ये स्ट्रांग क्यों है, मैं इतनी स्ट्रांग क्यों नहीं हूँ। और फिर वह ऐसे ही बड़बड़ करते हुए उसके गोद में ही सो जाती है। रिवास जब फील करता है रिधा सो गई है तो वह धीरे से अपनी आंखें खोलता है और उसे देखने लगता है। रिधा सोते हुए बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही होती है। वह उसे देखकर एक हल्की सी स्माइल करता है और वह उसे वैसे ही पकड़ के सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रिवास की जब आंख खुलती है तो उसे अपने चेस्ट पर वेट महसूस होता है और जब वह उधर देखता है कि रिधा उसके चेस्ट पर अपना सर रखकर इन दोनों हाथों पैरों से उसे कडल करके सो रही है। रिवास उसको देखकर अपने मन में कहता है अच्छा तो ये सिर्फ ड्रामा करती थी मुझे यहाँ से भगाने के लिए कि यह उटपटांग तरीके से सोती है। हालांकि यह सोती नहीं है, सिर्फ नौटंकी करती है। वैसे यह ये बहुत क्यूट लेकिन उतना ही ज्यादा शैतान भी, इसकी वजह से कल मैं पूरी रात नहीं सो पाया था। फिर वह रिधा के हाथों पैरों को खुद के ऊपर से हटाने की कोशिश करता है लेकिन रिधा उसको और टाइट करके पकड़ लेती है और कहती है आज सोने दो ना मुझे। रिवास उसके फेस की तरफ देखता है और फिर दोबारा से उसे हटाने लगता है और कहता है चलो छोड़ो मुझे जाने दो। लेकिन रिधा उसको और जोर से पकड़ लेती और कहती है नहीं मुझे सोना है, प्लीज मुझे सोने दो ना। रिवास उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या अब ये मुझे जाने भी नहीं देगी, और फिर वो उसे जबरदस्ती हटाने लगता है। तभी रिधा हल्का सा अपनी आंखों को खोलती है और इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहती है प्लीज इत्तू सा सोने दो ना। रिवास उसकी क्यूटनेस को देखकर पिघल जाता है और वह वापस से उसी पोजीशन में लेट जाता है और ऐसे ही आधे घंटे निकल जाते हैं। रिवास को लगता है वो थोड़ी देर में उठ जाएगी लेकिन वह तो उठने का नाम ही नहीं ले रही होती है, इसलिए वह दोबारा से उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है लेकिन वह ना तो उसे छोड़ रही होती है और ना ही उठ रही होती है। रिवास को लगता है अब उसे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है तो वह थोड़े गुस्से में कहता है अगर तुम हटी नहीं ना अभी के अभी मेरे ऊपर से तो उठाकर सीधे ये जो खिड़की दिख रही है ना इससे बाहर एक दूंगा तुम्हें। जब ये बात रिधा सुनती है तो जल्दी से वह अपनी आंखें खोल देती है और रिवास को शॉक होकर देखने लगती है और कहती है आप यहाँ मेरे इतने करीब क्या कर रहे हो। रिवास उसको गुस्से से देखता है और कहता है अच्छा तो ये सवाल तुम अपने इन हाथ पैरों से नहीं पूछना चाहोगी। रिधा उसकी बात सुनकर जब खुद के हाथों और पैरों को देखती है तो वो तुरंत अपने हाथ पैर को पीछे कर लेती है। तभी रिवास कहता है वो तुम ही थी जो मुझे हक करके सो रही थी और वह तुम्हें थी जो नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से जाऊं। ये बोलते हुए वो उसके फेस के करीब आने लगता है। तभी रिधा उसको एकदम से धक्का दे देती है जिसके चलते वो एक बार फिर से नीचे गिर जाता है और फिर वो गुस्से से जमीन से खड़ा होता है और जैसे ही रिधा को कुछ बोलने वाला होता है वैसे ही रिधा बेड से एकदम से खुद कर बाथरूम की तरफ भाग जाती है और गेट को बंद कर देती है। रिवास चिल्लाते हुए कहती है लिटिल गर्ल तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और फिर वह वॉशरूम के डोर पर जाकर नाक करते हुए कहता है रिधा बाहर निकालो, पहले मुझे शवार लेने दो क्योंकि मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। लेकिन रिधा कुछ भी नहीं बोलती है। रिवास उसके इस बिहेवियर से बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है और अपने मन में कहता है लड़की के पास मुझे परेशान करने के अलावा और कोई काम ही नहीं रहता है। और तभी उसके डोर पर नॉक होता है और रिवास जाकर गेट खोलना है तो उसके सामने मिशिका खड़ी होती है। मिशिका रिवास को नाइट ड्रेस में देखकर कहती है रिवास आज तुम कुछ ज्यादा ही लेट नहीं हो गए, लगता है तुमने कल रात में कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली है अपनी वाइफ के साथ। मिशिका फिर वहां से जाते हुए कहती है आप दोनों जल्दी से नीचे आ जा, सारे लोग नाश्ते पर वेट कर रहे हैं। रिवांस उनको वहां से जाने के लिए बोल देता है और खुद दूसरे रूम में चला जाता है शवार लेने के लिए। वह शवार लेकर अपने रूम में आता है और वार्डरोब के सामने जाकर अपने लिए कपड़े निकालने लगता है। और तभी बाथरूम का गेट खुलता है और रिधा चिल्लाते हुए आकर रिवास के ऊपर छलांग लगा देती है। रिधा ने इस वक्त सिर्फ टॉवल लपेट रखा हुआ होता है और रिवास के कमर पर भी टॉवल के अलावा और कुछ नहीं होता है। रिधा रिवास को कश के गले लगा लेती है और चिल्लाते हुए कहती है मुझे बचा लो प्लीज, उस छिपकली से बचा लो, वो मुझे घूर घूर कर देख रही है, वो मुझे कच्चा खाना चाहती है। रिवास उसको खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहता है कोई छिपकली इंसान को खाती है क्या भला जो तुम छिपकली से डर रही हो। रिधा कहती है हाँ छिपकली एक इंसान कोई नहीं खाती है, सारे इंसान को खा जाती है, मैंने एक हॉरर स्टोरी में देखा था वो छिपकली सबको मुंह खोलकर खा जा रही थी, वो मुझे भी खा जाएगी, इसलिए उसे जल्दी से भगा दो ना। रिवास कहता है ठीक है छोड़ो मुझे, मैं देखता हूँ। रिधा कहती है नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ेगी, अगर वो रूम में आकर तो मुझे कौन बचाएगा। रिवास थोड़ा इरिटेट होते हुए कहता है देखो मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रहा है, इसलिए अभी मेरे गोद से नीचे उतर जाओ नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर पटक दूंगा।
रिधा कहती है, आप कितने गंदे ओल्ड हस्बैंड हो, आप मुझे नीचे पटकने की बात करते रहते हो हमेशा। और फिर उन दोनों के बीच में ऐसे ही बहस चलने लगती है और इसी के चक्कर में रिवास की टॉवल खुलकर एकदम से नीचे गिर जाती है। रिवास जैसे ही इस चीज को फील करता है वो सदमे में जा चुका होता है। वही रिधा जब उसको इस तरह से देखती है तो उसे लगता है वो गुस्सा करने वाला है, इसलिए वो रिवास से तुरंत दूर हो जाती है। लेकिन जैसे ही रिवास को ऐसी दिखती है वो जोर से चिल्लाने लगती है। रिवास जब उसको इस तरह से चिल्लाता हुआ देखता है तो वो सबसे पहले उसका मुंह बंद करने के लिए सोचता है, और वो उसका मुंह बंद करने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ता है वैसे ही वो पीछे हो जाते हैं, जिसके चलते रिवास का हाथ रिधि के टॉवल में फंस जाता है और उसकी टॉवल घसक कर नीचे तक आ जाती है। उसकी आधी बॉडी रिवास के सामने सो हो रही होती है। वही रिधि जैसे ही देखती है उसकी टॉवल खुल गई है तो वह गुस्से से रिवांस को देखने लगती है और उसके हाथ को पकड़ के जोर से बीते कर लेती है, जिससे अब रिवांस चिल्लाते लगता है। लेकिन रिधि अपने टॉवल को पूरी तरह से इग्नोर करके उसके हाथों को काटने में लगी हुई होती है, वो उसके हाथ को छोड़ नहीं रही होती है। वही रिवांस किसी तरह रिधि से अपने हाथों को दूर करता है और जल्दी से अपना टॉवल उठाकर अपने कमर के राउंड लपेट रहा होता है कि तभी रिधा उसको धक्का दे देती है, जिसके चलते वो अपडेट पर गिर जाता है और फिर वो उसके ऊपर आकर चढ़ जाती है और उसके बालों को नचते हुए कहती है, ओल्ड अंकल आपने मेरे कपड़े को क्यों खोला, मैं अब आपको छोड़ूंगी। हमारा रिवास उसकी कमर से उसको पकड़े हुए था कि कहीं ये गिर ना जाए, और वही रिधा के ऐसे करने से उसकी बॉडी मूव हो रही थी, जिससे रिवास की बॉडी हिट अप हो रही थी और वो कहता है, रिधा ऐसा मत करो, रिधा कंट्रोल, वरना मैं कंट्रोल को दूंगा। वही रिधा उसकी एक भी नहीं सुन रही होती है और कहती है, मैं आपको आज छोड़ूंगी नहीं, मैं सबको बता दूंगी। आपकी बस शक्ल सुंदर है, बाकी आपकी हरकत तो बिल्कुल छी छोड़े वाली है, आप इंसान कम हो और ठरकी ज्यादा लगते हो। मैं मॉम को बता दूंगी आप लड़कियों को बिना कपड़ों के देखते हो। रिवास जिसकी सांसें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है वो एकदम से उसकी पलट कर अपने नीचे कर देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, एकदम चुप, अगर तुमने एक शब्द ही बोला ना तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रिधा कहती है, लेकिन आप मुझे कैसे खाओगे, आपके पास तो ड्रैकुला वाले दांत भी नहीं है। रिवास कहता है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने इस बारे में बाहर जाकर किसी से भी कुछ भी कहा ना तो मैं तुम्हें सच में खा जाऊंगा। मैं पहले चाकू से तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करूंगा और फिर कांटे से तुम्हें एक एक करके खा जाऊंगा। तुम चाहती हो मैं तुम्हें खा जाऊं? रिधा कहती है, नहीं नहीं, आप मुझे बिल्कुल भी नहीं खा सकते हो, पर मेरे टुकड़े तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप मेरे टुकड़े कर दोगे तो मैं सुंदर नहीं देखूंगी। रिवास कहता है, ठीक है मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम नीचे जाकर कुछ भी नहीं बोलोगी और ना ही चिल्लाओगी, मैं तुम्हें अब छोड़ रहा हूं। इतना बोलकर वह जैसे ही उसके ऊपर से उठने वाला होता है वैसे ही एकदम से गेट खुलता है और ईवान अंदर आते हुए कहता है, मॉम डैड कहाँ हो। इतना बोलकर वह बीच में ही रुक जाता है और तुरंत पीछे मुड़कर रूम से बाहर निकलने लगता और कहता है, मैंने कुछ नहीं देखा डैड। तभी रिवास रिधा को ब्लैंकेट में पूरी तरीके से कर देता है और कहता है, रुको, कहाँ जा रहे हो तुम, और तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, समझे तुम? और रूम में आने से पहले तुमने गेट पर नॉक क्यों नहीं किया था? ईवान वैसे ही रूम के गेट पर खड़ा होता है दूसरे साइड अपना फेस करके और कहता है, नॉक कैसे करता जब डोर ही बंद नहीं थी। वैसे आप कंटिन्यू करिए, मैं यहां से जा रहा हूं और आगे से मैं ध्यान रखूंगा, आपकी शादी हो चुकी है। रिधा रिवास कुछ देर में तैयार होकर नीचे डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं। रिधा को देखते ही मानव कहता है, गुड मॉर्निंग लिटिल आंटी। ईवान भी सी की नकल करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग मॉम। उन दोनों की बात सुनकर रिधा रोने जैसी शक्ल बना लेती है और अभिमन्यु जी से कहती है, डैड देखिए ना, ये लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं, इन्हें समझिए ना कि ये दोनों लोग मुझे ऐसे ना बुलाए। अभिमन्यु जी कहते हैं, लेकिन ये लोग तो सही बोल रहे हैं ना बच्चा। रिधा कहती है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, इन्हें बोलिए ना मुझे ऐसे ना बुलाए। अभिमन्यु जी कहते हैं, रिधा तुम इन दोनों को इग्नोर करो, इन लोगों को जो बुलाना है बुलाने दो, तुम बैठो, चलो नाश्ता करो। रिधा मुंह बनाती है और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। मिशिका रिधा को अच्छे से नोटिस कर रही होती है और अपने मन में कहती है, 2 दिन हो गए मैंने इसे नॉर्मली बिहेव करते हुए नहीं देखा, अब तो शादी भी हो गई है इसकी, यह कैसे बच्चों ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे कि कोई बच्चा हो। तभी मिशिका श्रेयांश से कहती है, श्रेयांश तुम्हें नहीं लगता है या कुछ ज्यादा ही चिल्डिश बिहेवियर करती है? हाँ मानती हूँ बच्ची है, बट फिर भी ये 19 साल की है, इनको इस तरह से बिहेव तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ईवान मानव भी 1 साल छोटे हैं, उसके बाद भी वो लोग नॉर्मली बिहेव करते हैं और काफी ज्यादा मैच्योर भी है, बट ये ज्यादा ही डिफरेंट नहीं है। इस बात की भी समझ नहीं है कि कब किससे और क्या कहा जाता है। श्रेयांश कहता है, हो सकता है इसके घर वालों ने इसे इसी तरह से बड़ा किया हो सकता है इसके घर वालों ने इसे बहुत ज्यादा लाड प्यार से बड़ा किया हो, जिसके चलते यह इस तरह से हो गई हो।
फिर सारे लोग अपना नाश्ता खत्म करते हैं और अपने अपने वक्त के लिए जाने लगते हैं। तभी मिशिका कहती है, रिवास तुम अपने साथ रिधा को लेकर क्यों नहीं चले जाते हो? वह बेचारी घर पर अकेले रहकर बोर हो जाती है, उसे भी वह तुम्हारा ऑफिस भी देख लेगी और तुम्हें कंपनी भी दे देगी। रिवास कहता है, मैं ऑफिस में काम करने जाता हूँ, बेबी सिटिंग करने नहीं। इतना बोलकर वो अभी वहां से चला जाता है, लेकिन फिर उसे आधे रास्ते से ही वापस घर पर आना पड़ता है। वही रिधा रूम में बैठी हुई होती है और उसके हमने बेड पर बहुत सारे फूलों पड़े हुए होते हैं और उसके बगल में ही उसका गुड्डा पड़ा हुआ होता है और वो फूल से उसे गुड्डे को सजा रही होती है। तभी रूम का गेट खुलता है और रिवास गुस्से अंदर आता है और अंदर आते ही रिधा को की दोनों हाथों से पकड़ के उसे बेड पर गिरा देता है और गुस्से से उसे देखते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चिप को हाथ लगाने की? रिधा रिवास के हाथ को हटाने की कोशिश करती है और कहती है, छोड़िए छोड़िए मुझे। रिवास कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे कहा था ना मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो, कितनी बार बोला है ना मैंने। रिधा कहती है, आह छोड़ो ना मुझे, मुझे दर्द हो रहा है और मैंने आपके चिप को हाथ नहीं लगाया था, मैंने तो उसे निकाला था और मुझे तो बस उसे देखना था क्योंकि उसे आप मुझसे छुपा रहे थे, लेकिन वापस रखा मैं भूल गई थी। रिवास कहता है, वो तुम्हारे काम की नहीं है समझी, तुम चलो मुझे मेरा चिप वापस करो। रिधा कहती है, नहीं मैं उसे नहीं दूंगी क्योंकि मैंने उसे अभी तक तो देखा ही नहीं। इतना बोलकर वो अपना हाथ तकिया के नीचे ले जाती है और वहां से एक चिप निकाल लेती है। रिवास जैसे ही के हाथ में चिप देखता है, वो जबरदस्ती उसके हाथ से चिप छीन लेता है और उठकर खड़ा हो जाता है। रिधा भी उठकर बैठ जाती है और कहती है, उसे मुझे दिखाइए ना, मुझे उसे देखना है, आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है जो आप उसे मुझे नहीं दिख रहे हो? रिवास कहता है, ये तुम्हारे काम की नहीं है। रिधा कहती है, अच्छा तो आपके काम की है लेकिन मेरे काम की नहीं, ऐसा क्यों? रिवास कहता है, क्योंकि ये मेरी चीज इसलिए यह मेरे काम की है और हाँ, अगर दोबारा मेरी चीज को हाथ लगाया ना तो तुम्हें उठाकर मैं सच में फेंक दूंगा और फिर डैड भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। रिधा कहती है, ये जो कुछ भी आपने बात कही है ना, अगर मैं डैड बोल दूंगी तो आपकी पिटाई हो जाएगी। रिवास उसके क्लोज आते हुए उसके दोनों तरफ अपने हाथ को रख लेता है और कहता है, अच्छा तो ये कहेगा कौन डैड से? रिधा रिवास को अपने इतने करीब देखकर डर जाती है और फिर इनोसेंट सा फेस बनते हुए कहती है, वो मैं तो नहीं कहूंगी, लेकिन क्या पता आपके मुंह से निकल जाए। रिवास डेविल स्माइल करते हुए कहता है, गुड, मेरे मुंह से नहीं निकलेगा, आई होप तुम्हारे मुंह से ना निकलने, वरना मैं तुम्हारा मुंह बंद करवाना अच्छा से जानता हूं। ऐसे वो रिधा के लिप्स के क्लोज आते हुए बोलता है। रिधा जल्दी से अपने एक हाथ को अपने लिप्स के ऊपर रख देती है और अपना सर ना में हिला देती है। रिवास उसे तुरंत दूर हो जाता है, कहता है, गुड, और हाँ गलती से भी इस रूम की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना तुम्हें पता है ना मैं क्या करूंगा। रिधा कहती है, हाँ मुझे पता है, आप मुझे बूटी बूटी काट के चॉपस्टिक से खा जाओगे। रिवास फिर अपने चिप को लेता है और अपने पॉकेट में उसे डालकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही रिधा गुस्से से उठकर बैठ जाती है और कहती है, डेविल ओल्ड हस्बैंड, मैं तुम्हें बताऊंगी, अच्छे से सबक सिखाऊंगी। मैं मुंह से बोल नहीं सकती हूँ लेकिन लिख तो सकती हो ना, मैं लिखकर बता दूंगी मॉम को। रिधा अलका जी और मिशिका के साथ खड़ी होती है और कहती है, मॉम हम कहीं जा रहे हैं क्या? अलका जी कहती है, हाँ हम हाउस पर जा रहे हैं। रिधा कहती है, मुझे भी जाना है, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? मिशिका कहती है, रिधा तुम वहां पर नहीं जा सकती हो क्योंकि वो गांव वाला एरिया है और वहां पर आदिवासी लोग रहते हैं और हमें वहां पर 2 दिन के लिए रुकना है, तुम वहां पर सरवाइव नहीं कर पाओगी। रिधा उसकी बात सुनकर अपना सदस्य फेस बना लेती और कहती है, लेकिन रिधा को भी बाहर जाने का मन कर रहा था, उसे कहीं भी कोई लेकर नहीं जाता है। उसकी इस नौटंकी को देखकर अलका जी का दिल उसके लिए पिघल जाता है और वह कहती है, ठीक है तुम हमारे साथ चल सकती हो, बट वहां पर तुम्हें खुद की सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। वहां पर कोई नहीं होगा तुम्हें बचाने के लिए और ना कोई होगा तुम्हें समझाने के लिए, क्या फिर भी तुम हमारे साथ चलना चाहोगी? रिधा कहती है, हाँ मैं फिर भी चलूंगी आपके साथ क्योंकि मुझे ओल्ड हस्बैंड के साथ अकेले नहीं रहना है, वो ओल्ड हस्बैंड मुझे बहुत परेशान करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वालों को वहां से निकल जाते हैं। वही ऑफिस में रिवास ऑफिस में बैठा हुआ होता है, तभी उसको अलका जी फोन करके बताती है कि रिधा भी उनके साथ जा रही है। अलका जी की बात सुनने के बाद रिवास अपना फोन निकलता है और एक कॉल करता है। 2 रिंग जाने के बाद उधर से एक इंसान उसके फोन को पिक कर लेता है और कहता है, द ग्रेट रिवास प्रताप सिंह ने मुझे कॉल किया, वो भी खुद से, ये तो मेरे लिए ऑनर की बात हो गई है। रिवास कहता है, चिराग बकवास करना बंद करो और तुम मुझे ये बताओ, मैंने जो फाइल सेंड की थी तुमने उसे देखी कि नहीं? चिराग कहता है, मैंने उसे कल रात को ही देख ली थी लेकिन मुझे यकीन नहीं कि वो लड़की वही है। क्या तुमने जिस लड़की से शादी की है वो वही है? रिवास कहता है, हाँ ये वही है, और तुम्हें पता है ना अब क्या करना है? चिराग कहता है, मुझे तो पता है मुझे क्या करना है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उसका बाप कौन है? रिवास कहता है, बहुत ही अच्छे से।
जब तुम्हें इतने अच्छे से पता है कि उसका डैड कौन है फिर भी तुमने उससे शादी की। चिराग ये बोलते वक्त बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा लग रहा होता है। रिवाज कहता है क्योंकि मुझे खतरों से खेलना अच्छा लगता है और उसे भी तो पता चले कि वह जिसे कुछ भी नहीं समझता है उसके पास उसका सब कुछ आ चुका है। वैसे मैं तुमसे इस बारे में बात करने के लिए फोन नहीं किया था। मैं तुम्हें इसलिए फोन किया था कि मॉम और भाभी के साथ वह भी घूमने के लिए जा रही है और इसलिए मैं चाहता हूं तुम उसे जाकर गार्ड करो। तुम्हें पता है ना उसकी जान को कितना खतरा है। चिराग कहता है मुझे इन सारी चीजों के बारे में अच्छे से पता है इसलिए तुम मुझे बताने की जरूरत नहीं है और रही बात उसे गार्ड करने की तो ठीक है मैं आ रहा हूँ। वैसे मुझे तो ये सोचकर ही हंसी आ रही है कि उस इंसान ने अपनी बेटी को उन छोटे मोटे जानवरों से बचने के लिए इतनी बड़ी चाल चली और लास्ट में उसकी बेटी सबसे बड़े बिस्ट हाथ में आकर फंस गई है और उस बेचारे को इस बारे में कोई खबर ही नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिशिका अलका जी दोनों लोग सुबह उठकर जल्दी से तैयार हो गए होते हैं और अपना बैकपैक भी कर लिया होता है उन लोगों ने, लेकिन रिधा हमारी सोती रह जाती है और उसे देर हो जाता है। और फिर वो जल्दी जल्दी तैयार होती है और सीढ़ियों से होकर नीचे जाने की वजह है वो अपने रूम में रखे सारे बेडशीट को उठती है और उन सबको गठान लगाकर एक बड़ी सी डोर बना लेती है और उसे अपने रूम के बालकनी से नीचे लटका देता है और उसके सहारे नीचे उतरने लगती है। लेकिन वह रस्सी छोटी पड़ जाती है और वह बीच में ही अटक जाती है और उसकी गांठ खुलता है और वह नीचे गिरने लगती है और तभी एक इंसान उसे अपनी गोद में प्रिंसेस स्टाइल में कैच कर लेता है। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगती है और फिर अपने मन में रहती है मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया है और वह उसे लड़के को देखते हुए कहती है क्या तुम गार्ड हो। वो लड़का हिचकी चाहते हुए कहता है हाँ रिधा, फिर उसे इंसान का कॉलर पकड़ लेती है और मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहती है क्या तुम मुझे डोर तक ले जा सकते हो प्लीज। वो लड़का कहता है क्या। रिधा कहती है मैं ओल्ड हस्बैंड से बच के यहाँ से मॉम के साथ भाग रही हूँ और मुझे गेट तक पैदल जाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए क्या तुम मुझे इसी तरह अपने गोद में उठाकर वहां तक ले जाओगे। वो लड़का रिधा को घर कर देखने लगता है, कहता है ये कैसी अजीब लड़की है और ये लड़का कोई और नहीं चिराग होता है। लेकिन फिर वो उसकी बात मानते हुए इस तरह उसे गोद में उठाए उसको कार तक ले जाता है और फिर उसे बड़े ही प्यार से नीचे उतरता है और कार का गेट ओपन करके कहता है अंदर बैठ जाओ। रिधा जब उसकी आवाज सुनती है तो उसे घूर घूर कर देखने लगती है और कहती है मैं क्यों बैठूं कार में, अगर तुमने मेरा किडनैप कर लिया तो। तभी अलका जी कार के अंदर से कहती है वह तुम्हारा किडनैप नहीं करेगा, चलो अंदर बैठ जाओ बच्चा। रिधा उसकी बात सुनकर तुरंत अंदर बैठ जाती है और जाकर उनको अपने गले से लगा लेती और कहती है सॉरी मैं लेट हो गई। अलका जी कहती है चलो कोई बात नहीं अब हम चलते हैं। वही रिवाज चिराग के गोद में रिधा को देख चुका होता है और उसका चेहरा पूरा इस वक्त गुस्से से लाल हो गया होता है और वह अपने मन में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी अदर मर्द के गोद में जाने की, एक बार तुम वहां से वापस लौट के घर आ जाओ फिर मैं तुम्हें अच्छे से पनिश करूंगा। फिर वो सब लोग अपने डेस्टिनी के लिए निकल जाते हैं। रिधा तो आधे रास्ते में ही सो गई होती है और तभी उनकी कार माउंटेन एरिया में इंटर करती है जिससे कार कभी इधर हो रही होती है कभी उधर हो रही है होती है क्योंकि वहां का रास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और वही रिधा जो गहरी नींद में सो रही होती है जैसे ही कार में झटका लगता है वो धड़ाम से गिरती है और फिर वो कार जैसे जैसे हिल रही होती है वैसे वैसे रिधा इधर उधर लुढ़क रही होती है। और कुछ टाइम बाद फाइनली वालों अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं और फिर अलका जी और मिशिका सबसे पहले घर से बाहर निकलती है और वह रिधा को भी बाहर निकालने के लिए बोलता है। रिधा कार से बाहर निकल जाती है लेकिन उसका सर अभी भी घूम रहा होता है। वही उन सब के स्वागत के लिए वहां पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और वह लोग जैसे ही रिधा को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं और कहते हैं क्या ये है प्रताप खानदान की नई बहू, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत लड़की हमने तो आज से पहले कभी देखी ही नहीं है। तभी मिशिका रिधा के पास जाती है और कहती है रिधा तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। रिधा बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहती है क्योंकि मुझे इस तरह से कहीं जाने की आदत नहीं है और मैं पहली बार कर में बैठी थी। मिशिका उसकी बात सुनकर एकदम से हैरान हो जाती है और कहती है रिधा पता नहीं है तुम क्या बोल रही हो, क्या तुम बहुत ही गरीब परिवार से आती हो, तुम्हारे घर कार नहीं था। रिधा कहती है नहीं नहीं मेरे घर बहुत सारे कारें हैं वो भी बहुत महंगी महंगी, लेकिन मैं उन्हें बैठी नहीं हूँ क्योंकि मैं कभी घर से बाहर जाती नहीं हूँ। अलका जी कहती है बाहर नहीं जाती हूँ मतलब तुमने अपने शहर के अलावा कहीं और नहीं गई हो। रिधा कहती है मैं तो घर से ही बाहर नहीं जाती हूँ, जब मैं 5 साल की थी तब मेरा किडनैप हो गया था, तब मेरे डैड बहुत ज्यादा डर गए थे और उसके बाद उन्होंने मुझे कभी भी घर से बाहर नहीं जाने दिया। और मुझे तो ये भी नहीं पता है मैं मुंबई कैसे आ गई क्योंकि मुझे जहां तक याद है मैं रात को सो रही थी और जब मेरी नींद खुली तो मैं अपने आप को एक अनजान सी जगह पर पाया, वो भी बहुत सारे लोगों के बीच।
दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई थी और रोने लगी थी और तभी मुझे ईवान मिला। उसने मुझे खाना खिलाया और अपने साथ घर भी ले आया और वह मेरा दोस्त भी बन गया। मिशिका कहती है, अच्छा है, तो क्या तुम मुझे बताओ कि तुम किस फैमिली से बिलोंग करती हो, तुम्हें डैड का नाम क्या है। रिधा उसको फॉलो फॉलो में बताने ही वाली होती है कि तभी बीच में चिराग आ जाता है और कहता है, मुझे लगता है ये सारी बातें हमें बात के लिए छोड़ देना चाहिए, अभी हमें इन लोगों पर ध्यान देना चाहिए। उसकी इस बात को सुनकर उन सब का ध्यान भी बट जाता है, जिसे देखकर चिराग एक लंबी गहरी सांस लेता है और कहता है, चलो बच गए, नहीं तो ये लड़की अभी सब कुछ बात नहीं वाली थी। और फिर वो पुरानी बातों को याद करते हुए कहता है, यह वही लड़की है जिसे स्पेशली एक इंसान बात करने के लिए चाहिए होता है, तो एक इंसान उसको वॉक करवाने के लिए चाहिए होता है, तो एक इंसान उसे खाना खिलाने के लिए। और ये एक कपड़े को दूसरी बार नहीं पहनती है और ये बहुत ही ज्यादा फूड बेस्ट भी करती है, इसलिए अब मुझे इसकी सारी बुरी आदतों को सही करना होगा। जैसे कि उसने मुझसे कहा था, मुझे इस एकदम परफेक्ट लेडी बनाकर यहाँ से भेजना है जिसे डिस्प्ले में रहना आता हो, शरारती करना नहीं। वैसे भी इसके सन की बाप ने इसे कुछ ज्यादा ही बिगड़ दिया है। वही रिधा अकेले एक कोने में बैठी हुई होती है और सारे लोग तो बस मिशिका और अलका जी से बातें करने में लगे हुए होते हैं और उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। और तभी उसको तितली नजर आती है और वो उसे तितली के पीछे भागने लगती है और फिर लास्ट में उसे तितली को पकड़ लेती है और एकदम से खुश हो जाती है और कहती है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगी, क्योंकि मैं भी ना बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हूँ। जैसे तुम कैटरपिलर से इतनी बनकर बाहर निकली हो इस दुनिया को देखने के लिए, उसी तरह मैं भी पहली बार घर से बाहर निकली हूँ इस दुनिया को देखने के लिए। थोड़ी देर बाद अलका जी और मिशिका रिधा को एक बड़े से ग्राउंड एरिया को दिखाते हुए कहती हैं, यहाँ पर हमारे फैमिली के बॉडीगार्ड ट्रेनिंग करते हैं। जो बॉडीगार्ड टॉप 10 बॉडीगार्ड में से आता है उन्हें हमारे फैमिली में भेज दिया जाता है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर जितने भी छोटे कहाँ हैं उन सारे गांव के लोग यहाँ पर आकर ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि उनके पास किसी रिच फैमिली का बॉडीगार्ड बनने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है। यहाँ पर तुम्हें मेल और फीमेल दोनों बॉडीगार्ड मिल जाएंगे और इन सारे बॉडीगार्ड का कैप्टन चिराग है जो सारे लोगों पर रूल करता है, उसकी सारी बातें इन लोगों को माननी पड़ती है। तभी वहां पर लाइन से 8 लोग आकर खड़े हो जाते हैं। मिशिका उन सबसे रिधा को मिलवाते हुए कहती है, यह अतुल है और यह यहाँ का कुक है, ये सारे लोगों के लिए कुकिंग करता है। और यह अमन है और यह यहाँ का ट्रेनिंग इंचार्ज है और यह प्रिया है और यह इन लोगों के सारे खर्चे वगैरह देखती है। और फिर वो ऐसे ही करके सबसे रिधा को मिलता देती है। रिधा भी सबकी तरह बहुत ही प्यार से देखते हैं और उन सबको हाय बोलती है और फिर मिशिका की तरफ देखते हुए कहती है, तो क्या अब हम लोग यहाँ पर रहने वाले हैं। मिशिका मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, हम लोग यहाँ पर रहने नहीं आ रहे हैं, बस 1-2 दिन के लिए घूमने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ट्रेनिंग कैंप है और चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ है, जंगल है, इसलिए यहाँ पर आकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और शांति मिलते, इसलिए हर 3 महीने बाद हम और मॉम यहाँ पर आ जाते हैं। और हाँ, यहाँ पर बड़ा छोटा नहीं है, सब कोई बराबर है और इसलिए सबको अपने काम खुद से करने पड़ते हैं, वो कपड़े धोने हो या अपने खाए हुए बर्तन धोने हो, अपने खाने के लिए इन जंगलों से शिकार करना हो या फिर फल तोड़ना हो। यहाँ के लोग कुछ भी सिटी से लेकर नहीं आते हैं, सब कुछ वह लोग खुद उगते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई बड़ा मार्केट भी नहीं है, बस एक छोटा सा मार्केट लगता है जहाँ से कपड़े वगैरह और घर की जरूरत है की चीज ले सकते हैं। कहाँ पर एकदम सिंपल और सोबर लाइफ है। भले मैं यहाँ पर आने के बाद धूप में काम करने की वजह से थोड़ी सी कली हो जाती हूँ, लेकिन सच में यहाँ पर रहने में बहुत मजा आता है, देखना तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। रिधा इधर उधर घूमकर उछल कूद कर रही होती है और तभी उसके पैर के नीचे एक बड़ा सा कंकड़ आ जाता है जिससे वो आगे की तरफ गिरने लगती है। लेकिन तभी चिराग आकर उसको कर लेता है और उसे एक आटे की बोरी की तरह टांग लेती है और कहता है, तुम इधर उधर घूमना बंद करो। वो अभी इतना बोल ही होता है कि वो एकदम से उसके बगल में से निकलकर एक कुत्ते के पास चली जाती है और उसके सामने बैठकर उसे बड़ी ध्यान से देखने लगती है। तभी चिराग उसके पास जाता है और वापस से उसे उसी तरह से तंग लेता है और कहता है, क्या तुमने आज से पहले कभी कुत्ता नहीं देखा। रिधा मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहती है, मैंने देखा है, लेकिन मैं देखा है रियल में, आज मैं पहली बार देख रही हूँ। वही कोई था जो रिधा को एकदम गुस्से में देख रहा था और वो कोई और नहीं प्रिया थी, क्योंकि वो चिराग को लाइक करती थी और उसे चिराग का किसी लड़की का इस तरह से ध्यान रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी चिराग रिधा को प्रिया के सामने लाकर खड़ा कर देता है, कहता है, तुमने प्रिया से पहले तो मिल लिया है, तो अब से यही तुम्हारा ध्यान रखिए, तुम्हें इसके साथ ही रहना है। दूसरे दिन चिराग अपने हाथ में एक लिस्ट लेकर खड़ा होता है और एक लाइन से खड़े होते हैं और उसे लाइन में रिधा भी होती है। चिराग कहता है, सबके वक्त शेड्यूल पहले की तरह ही होंगे और रिधा तुम खाने से खेलना बंद करो और आज से तुम्हारा काम यह है कि तुम अतुल के साथ मिलकर कुकिंग में उसकी हेल्प करोगी। रिधा कहती है, रिधा को तो खाना बनाना आता ही नहीं है।
चिराग कहता है तुम्हें वहां पर जाकर कुकिंग नहीं करनी है, बस उसे असिस्ट करना है और यह काम तो बहुत ही आसान है, तुम आराम से कर लोगी। रिधा अपनी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहती है क्या मैं काम करूंगी। चिराग कहता है हाँ, तुम यहाँ पर जब तक रहोगी तुम्हें काम करना पड़ेगा, तभी तुम्हें खाने को मिलेगा। रिधा उसकी बात सुनकर एकदम से अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और फिर खुश होकर कहती है वाओ, अब मैं भी काम करूंगी। उसकी एक्साइटमेंट देखकर सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सब अपने मन में यही सोच रहे होते हैं कि काम करने के लिए कौन इतना खुश होता है। फिर अतुल रिधा को सब्जी की टोकरियां दिखाते हुए कहता है इसे किचन तक पहुंचने में मेरी हेल्प करो। रिधा फिर एक छोटे से सब्जी की टोकरी उठा लेती है और उछाल उछाल के जा रही होती है और कह रही होती है मैं हेल्प कर सकती हूँ, मैं हेल्प कर सकती हूँ। तभी उसके सामने प्रिया आ जाती है और कहती है एक सेकंड रुको, वैसे क्या मैं तुम्हें याद भी हूँ। रिधा एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहती है हाँ तुम मुझे याद हो, तुम प्रिया हो ना। प्रिया चीखते हुए कहती है नहीं, मेरा नाम प्रिया है। लेकिन फिर वह गहरी सांस लेते हुए अपने मन में कहती है मुझे खुद को इसके सामने एम्ब्रेस नहीं करना है और इसको काम करना पसंद है ना, तो मैं इसको बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम दूंगी जो इसके लिए करना काफी मुश्किल होगा, और फिर जल्दी इसकी यह खुशी गायब हो जाएगी। और फिर वह रिधा की तरफ दिखती है और स्माइल करती है और कहती है इस टोकरी को यही नीचे रख दो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है और तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो, क्योंकि मैं इंचार्ज यहाँ के सारे कामों को देखने के लिए, और इसलिए अब से तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगी। और मैं तुम्हें काम देती हूँ कि तुम जाकर एक बाल्टी पानी लेकर आओ, वह भी बाहर से। रिधा उसकी बात सुनकर एकदम से वहां से भाग जाती है। प्रिया अपने अगल बगल देखते हुए कहती है अब ये कहाँ चली गई। तभी उसकी नजर रिधा पर जाती है जो गुनगुनाते हुए जा रही होती है मैं पानी ला सकती हूँ, मैं पानी ला सकती हूँ। प्रिया उसको देख एकदम से सदमे में चली जाती है और कहती है आखिर इस लड़की के साथ प्रॉब्लम क्या है। और फिर वह रिधा के पीछे पीछे चलते हुए चलने लगती है और अपने मन में कहती है हाँ हाँ, तुम्हें जितना खुश होना हो लो, लेकिन जब मेरा प्लान कामयाब होगा तुम लोग हंसने के काबिल नहीं रहोगे। वही रिधा एक छोटे से बाल्टी में पानी लेकर जा रही होती है और तभी उस बाल्टी में से पानी उछलता है और रिधा का पैर उस पर पड़ता है और उसका पैर फिसल जाता है और वहीं पर वह गिर जाती है और वह बाल्टी ऊपर उड़ता हुआ आकर उसके सर के ऊपर गिर जाता है और उसका सर उसी के अंदर फंस जाता है, जिसके चलते रिधा को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है और वो इधर उधर चलते हुए भागने लगती है, जिसके चलते वो कभी किसी चीज से टकराती है तो कभी किसी चीज से टकराती है। वो कभी बुक सेल्फ से टकरा जाती है तो कभी महंगे एंटी पीस से तो कभी वहां पर रखे हुए बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां से। और प्रिया उसके पीछे घूम घूम कर हर एक चीज को रोकने की कोशिश कर रही होती है, कभी वह किसी चीज को अपने पीठ से तो कभी किसी को अपने पैरों से, किसी को अपने हाथ से रोकती है। वो इसी तरह से काफी सामानों को गिरकर टूटने से बचा लेती है, लेकिन लास्ट तक आते आते वो बहुत ही ज्यादा थक गई होती है, उसका पूरा होलिया बिगड़ चुका होता है। और तभी रिधा सामने दीवार से टकराती है और उसके सर से वो बाल्टी निकालकर दूर जा गिरता है। रिधा उस गिरते हुए बाल्टी को देखती है और फिर अपने एक हाथ से अपने सर पर आए हुए पसीने को साफ करती है और तभी उसकी नजर एक मूर्ति पर जाती है जो गिरकर टूट गई होती है, जिसे देखने के बाद वह अपने अगल बगल देखी है और जल्दी से एक कपड़ा उठाकर उसे मूर्ति को ढक देती है। वही प्रिया दीवार के पीछे खड़ा होकर लंबी लंबी सांस ले रही होती है और रिधा को देखते हुए कहती है तुम बिहेव तो ऐसे कर रही हो जैसे तुमने न जाने कितना बड़ा काम किया हो। और फिर वो अपने सर पर हाथ रखकर रोते हुए कहती है हे भगवान, इस लड़की ने हमारा कितना बड़ा नुकसान कर दिया। कितनी मुश्किल से हम लोगों ने एक एक एंटी पीस को यहाँ पर कलेक्ट किया था और इस लड़की ने सबको तोड़ फोड़ दिया। और फिर ऐसे ही दूसरे दिन भी उसे जो काम दिया जाता है उसे काम को पूरी तरीके से बिगाड़ देती है, और तीसरे दिन तो हद ही हो जाती है। चिराग कुछ बॉडीगार्ड स्कूल ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग करवा रहा होता है और वो बॉडीगार्ड अभी तुरंत के आए हुए होते हैं, इसलिए उनको बंदूक ना देकर वो उनको तीर कमान कर निशाना लगने की प्रैक्टिस करवा रहा होता है। तभी वहां रिधा भी आ जाती है और वह भी तीर कमान चलाने की जिद करने लगती है। अलका जी के कहने पर चिराग को उसे तीर कमान देना ही पड़ता है। और फिर रिधा निशाना लगाने के लिए बोला जाता है सामने टारगेट पर, लेकिन वो हनी सन सामने टारगेट पड़ना लगाकर उन सब के ऊपर लगना स्टार्ट कर देती है। कभी उसका तीर उसके पीछे जा रहा होता है तो कभी दाहिने तो कभी बाएं, और सब लोग इधर उधर भागकर उसे तीर से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उसे तीर की जो काफी ज्यादा शार्प होती है। और उस फिर से सारे लोग तो बच जाते हैं, लेकिन चिराग नहीं बच पाता है। एक तीर जाकर उसके पैर में लगती है, तो एक उसके पिछवाड़े पर तो एक उसके हाथों पर। रिधा जब उस तीर कमान को नीचे रखती है तब जाकर सारे लोग एक गहरी सांस लेते हैं, और चिराग तो वहीं नीचे जमीन पर ही गिर जाता है और अपने पैकेट से फोन निकालकर रिवाज को कॉल करता है और कहता है तुम जहां भी हो अभी के अभी यहां पर आओ और अपनी इस शैतान वाइफ को लेकर यहां से जल्दी जाओ।
रिवास कहता है क्यों, क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो, उसे कुछ हुआ है क्या? चिराग चिढ़ते हुए कहता है उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों को बहुत कुछ हो गया है। वो जब से यहाँ पर आए हैं कोई ना कोई नया कांड करती ही रह रही है। कभी वो हमारे एंटीक पीस को गिरकर तोड़ देती है तो कभी शीप को खुला छोड़ देती है और वो इधर उधर भागकर सारी फसलों को बर्बाद कर देते हैं। कोई उसे गैस चलाने के लिए बोलता है तो वो जाकर डायरेक्ट घर में ही आग लगा देती है, ये बोलते हुए कि इन्होंने बोला आग लगा दो, इसलिए जितनी जल्दी हो इस लड़की को आकर यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं खुद को इस दुनिया से गायब कर लूंगा अगर तुम यहाँ पर नहीं आए तो। वो अभी इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वहां पर रिधा आ जाती है और बड़े ही प्यार से कहती है आपको चोट लग गया रिधा, अभी आपको सुई लगाकर ठीक कर देगी। यह बोलते हुए वो अपने पास से सिलने वाला सी निकालकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। चिराग जैसे ही उसके हाथों में उसी को देखता है वो अपने सारे दर्द को भूल जाता है और चिल्लाते हुए गिरते पीटते वहां से दौड़कर के भागने जाता है। और रिधा अपने पास से एक इंजेक्शन निकालकर उसे सामने करते हुए कहती है मैं तो इस इंजेक्शन को लगाने की बात करती थी। रात के 900 के करीब एक ब्लैक कलर की कार ट्रेनिंग कैंप के बाहर आकर रुकती है और उसके अंदर से रिवास, उसके डैड और श्रेयांश, इवान, मानव, ये सब लोग बाहर निकलते हैं। रिधा जैसे ही इवान और अभिजीत जी को देखते हैं वो दौड़कर जाकर अभिजीत जी के गले लग जाती है और कहती है डैड आप आ गए, आपको पता है रिधा ने को बहुत मिस किया। तभी इवान कहता है मॉम आपने सिर्फ दादाजी को मिस किया, मुझे नहीं। रिधा उसकी बात सुनकर मुंह बना लेती और कहती है मैंने तुमसे बोला था ना मुझे मॉम नहीं बोलना। रिधा मॉम नहीं है, रिधा रिधा है। इवान कहता है लेकिन आपकी शादी तो मेरे डैड से हो गई है तो मैं तो आपको मॉम ही बोलूंगा ना, आप समझती ही नहीं है मेरी फीलिंग को, कोई प्यार नहीं करता इस बच्चे को। इतना बोलकर वो सैड होने की एक्टिंग करता है। रिधा जब उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखते हैं तो दौड़कर उसके पास आ जाती है और उसका अपने गले से लगाते हुए कहती है तुम सैड नहीं हो, मम्मा तुमको बहुत प्यार करती है। इवान कहता है लेकिन अभी तो आपने कहा मैं आपको मॉम नहीं बोल सकता हूँ। रिधा कहती है भूल जा तुम मेरे उसे बात को, तुम मुझे थोड़ा सा मॉम बोल सकते हो, मैं गुस्सा नहीं होंगी क्योंकि तुम तो मेरे दोस्त हो ना। रिवास उन दोनों को इस तरह चीड़ रहा होता है और फिर वो इन दोनों के पास जाते हुए उन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है और कहता है अगर तुम दोनों का मिलन हो गया हो तो क्या अंदर चले। रिधा रिवास को देखकर मुंह बनाती है और फिर कहती है जलकूक डे ओल्ड हस्बैंड, इतना बोलकर वो अंदर भाग जाती है। और पीछे से रिवास उस पे गुस्सा करता रह जाता है और तभी टूटी फूटी हालत में वहां पर चिराग आता है और हंसते हुए कहता है मतलब ये तेरी पहुंच से भी बाहर, मुझे तो लगा था मैं ही बस इसके हाथों से बुली हो रहा हूं, लेकिन तुझे देखकर लग रहा है तेरी हालत तो मुझे भी ज्यादा खराब होने वाली है। वही रिवास चिराग को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है तुम्हारा ये क्या हाल हो गया है, तुम्हारे ऊपर किसी ने कोई हमला वमला कर दिया था क्या? चिराग कहता है हाँ कुछ ऐसा ही समझ ले, मेरे ऊपर किसी ऐसे इंसान ने हमला किया था जिससे मैं फाइट बैक भी नहीं कर सकता था। रिवास कहता है कौन था वो, क्या वो मेरे राइवल कंपनी में से कोई था या फिर अंडरवर्ल्ड से? चिराग अलका जी के बगल में खड़ी रिधा को देखता है और कहता है अंडरवर्ल्ड के लोगों से भी ज्यादा खतरनाक था, बस तुम इतना समझ लो अगर हम उसे किसी दुश्मन के सामने छोड़ देते हैं तो वो उस दुश्मन का खाना पीना सोना जागन सब हराम कर देगी, वो भी बेचारा उसके हाथ से टॉर्चर होने से ज्यादा फांसी लगाकर मरना पसंद करेगा। रिवास चिराग को गुस्से से देखा है और कहता है अपनी पहेलियां बुझाना बंद करो और साफ साफ बोलो। चिराग कुछ बोलते ही वाला होता है कि तभी वहां पर रिधा आ जाती है और रिवास से कहती है ओल्ड हस्बैंड आपको मदर बुला रही है। रिवास फिर चिराग को एक नजर देखा है और अंदर चला जाता है और वही उन दोनों को जाता हुआ चिराग देख रहा होता है और फिर ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है हे भगवान मेरे बॉस प्लस मेरे अच्छे दोस्त की उसकी वाइफ से उसकी रक्षा करना। थोड़ी देर बाद रिवास सबके साथ बाहर बैठा हुआ होता है और तभी अलका जी कहती है रिवास तुम मेरे दोस्त सीमा को जानते हो ना? रिवास कहता है हम जानता हूं, क्यों क्या हुआ? अलका जी कहती है पता है वो इस बार फिर से ग्रैंड मदर बनी है। रिवास अपनी मॉम को देखता है और कहता है अच्छा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो पहली बार थोड़ी बन रही है। अलका जी कहती है हाँ वही तो, वो चौथी बार ग्रैंड मदर बन गई है, उसका चौथ ग्रैंड सन आ गया है। रिवास कहता है हम तो क्या हुआ मॉम? अलका जी रिवास के ऐसे रिएक्शन को देखकर ड्रामा करते हुए कहती है मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है कि तुम मेरे नालायक बेटे हो, तुम कब लाकर दोगे मुझे ग्रैंडसन? रिवास अपनी मॉम की बात सुनकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उन्हें देखने लगता है और कहता है क्या? अलका जी कहती है क्या नहीं, मुझे और ग्रैंडसन चाहिए और तुम मुझे लाकर दोगे। रिवास कहता है मॉम आप ये क्या बोल रही है? अलका जी कहती है मैं जो कह रही हूँ उसे सुनो, तुम आखिर ऐसे कैसे कर सकते हो, मुझे और चाहिए बच्चे, तुम लाकर कब दोगे? तुम्हें पता है मैं घर पर अकेले रहकर बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैं उनके साथ खेलना चाहती हूँ।
रिवाज कहता है तो कोई और काम कर लीजिए, इस उम्र में आप खेलते हुए अच्छी नहीं लगेंगी और इन सब चीजों में कुछ रखा नहीं है। अलका जी रिवाज को गुस्से में देखती है और कहती है पर मुझे चाहिए ग्रैंड चाइल्ड। रिवाज कहता है इवान है ना, उसी के साथ खेल लीजिए। अलका जी कहती है वो बड़ा हो गया, उसके साथ क्या खेलूं। रिवाज ती मैं क्या करूं। अलका जी कहती है ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम मुझे एक ग्रैंड चाइल्ड लाकर दे दो। तभी बीच में रिधा एकदम से कहती है हाँ मुझे भी चाहिए, मैं भी बोर हो जाती हूँ, मुझे भी घर पर बच्चे चाहिए बहुत सारे। रिधा की बात सुनकर सारे लोग उसके फेस को देखने लगते हैं, लेकिन रिधा तो उन लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही होती है और अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहती है मुझे ना बच्चे बहुत ज्यादा पसंद हैं, वो बहुत ही क्यूट क्यूट होते हैं, उनके हाथ भी छोटे छोटे होते हैं और उनके साथ खेलना कितना अच्छा लगता है। रिवाज तो बस एकटक रिधा का चेहरा ही देखता रह जाता है और तभी अलका जी कहती है देखा सुना तुमने। रिवाज हड़बड़ा जाता है अपनी मॉम की बात सुनकर और तभी रिधा कहती है मैं और मॉम बोर हो जाते हैं अकेले घर पर रहकर, सारे लोग तो अपने अपने काम पर चले जाते हैं हम दोनों को अकेला छोड़कर। अगर हमारे पास बहुत सारे बेबीज होते हैं तो हम लोग बोर नहीं होते, हम लोग उनके साथ खेलते हैं ना मॉम। अलका जी कहती है हाँ रिधा। रिवाज गुस्से में रिधा की तरफ देखता है और कहता है तुम ये क्या बोल रही हो, तुम्हें समझ में आ रहा है। रिधा कहती है क्यों, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या, कान खराब हो गए हैं क्या आपके, जो बोल रही हूँ सही है। रिवाज कहता है मेरे तो कान खराब नहीं हुए हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग जरूर खराब हो गया है लग रहा है। रिधा कहती है मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, मुझे बेबीज चाहिए। देखिए मुझे 2 चाहिए, मॉम को 3 चाहिए और इवान को 2 चाहिए, ऐसे ही करके सबके काउंट कर देती है और फिर मिलाकर बताती है हमें 15 बेबीज चाहिए, तो अब आप जल्दी से लाकर दे दीजिए, हम लोग उसके साथ खेलेंगे। रिवाज उसको सीरियस लुक के साथ देखता है और कहता है 15 बेबीज। रिधा हम्मम। रिवाज कहता है तुम उन्हें संभाल लोगी। रिधा कहती है बिल्कुल, हम सब मिलकर संभालेंगे, मैं अकेली थोड़ी हूं है ना मॉम। अलका जी अपनी हंसी को किसी तरह से कंट्रोल करते हुए कहती है हम्मम। रिधा की बात सुनकर रिवाज उसको गुस्से से देखने लगता है और कहता है कभी खुद की हरकतें देखी है बच्चे जैसी, तुम बेबी संभालोगी। रिधा कहती है हाँ मैं संभाल लूंगी और मैं बच्ची नहीं हूं, मैं 19 ईयर्स की हूं, समझे आप। मैं बच्ची कहां से लगती हूं आपको। रिवाज कहता है खुद की शक्ल देखो और खुद की हरकतें पता चल जाएगा 19 की हो या 9 साल के। रिवाज कहता है खुद की शक्ल देखो और खुद की हरकतें पता चल जाएगा 19 की हो या 9 साल के। रिधा गुस्से में कहती है देखिए मेरा दिमाग खराब मत करिए, मैंने जितना बोला है बस उतना करिए और मुझे बेबी ला कर दीजिए तो दीजिए। तभी इवान कहता है मॉम शांत हो जाए, डैड ला देंगे आपके लिए बेबी। रिधा बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहती है इवान फिर इनसे कहो ना जल्दी से बेबी लाकर दे दे मुझे। रिवाज उसको घूरते हुए कहता है बेबीज चाहिए तुम्हें। रिधा उसकी बात सुनकर एक बड़ी सी स्माइल करती है और कहती है हाँ चाहिए, लेकिन छोड़िए आप तो ओल्ड हो गए हैं ना, तो आप कहाँ से लाकर देंगे। रिधा की बात सुनकर रिवाज का पूरा चेहरा काला पड़ जाता है और वो उसे गुस्से से देखते हुए कहता है क्या कहा तुमने। रिधा कहती है ओल्ड हो गए हैं ना, तो आप कहाँ से लाकर देंगे, बट मुझे तो चाहिए थे। इवान कहता है मॉम आप ऐसे रोने जैसा मुंह मत बनाओ, बस अब थोड़ा सा रुको तो डैड आपके बेबीज लाकर दे देंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। रिधा कहती है नहीं मुझे नहीं रुकना, मुझे अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए, ऐसे करके जिद करती है। रिवाज अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहता है ओके मतलब तुम्हें अभी चाहिए बेबीज। रिधा कहती है हाँ मुझे तो अभी चाहिए। रिवाज फिर रिधा का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो फिर। रिधा कहती है लेकिन कहा। रिवाज जबरदस्ती का स्माइल करते हुए कहता है बेबीज लेने। रिधा उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है हाँ सच में। वही जब सारे लोग रिवाज की बातों का मतलब समझते हैं तो उनका फेस शर्म के मारे रेड हो जाता है। रिवाज फिर रिधा का हाथ पकड़ता है और उठ जाता है और वही रिधा एक्साइटेड होकर कहती है हाँ हाँ जल्दी चलिए, फिर मुझे बहुत सारे बेबीज लाकर दीजिएगा। रिवाज फिर रिधा का हाथ पकड़कर बेडरूम की तरफ ले जाने लगता है, वही सब लोग रिवाज को ऐसा करता देखकर शॉक हो जाते हैं, उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अलका जी अभिजीत जी को कोहनी मरते हुए कहती है ये आपका बेटा इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। अभिजीत जी उनको घूर कर देखते हैं और कहते हैं अभी तक तो वह तुम्हारा बेटा था, जब उसने अपना रंग दिखाया तो मेरा बेटा बन गया। अलका जी कहती है पहले मुझे लगता था कि वह मेरा बेटा है, लेकिन आज जो उसने हरकत की है ना, इससे मुझे आज पूरा यकीन हो गया है कि वह पूरा का पूरा आपके ऊपर गया है और आपका ही बेटा है, क्योंकि ऐसी बेशर्मी तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। वही रिधा जब देखती है रिवाज उसको कहीं और ले जा रहा है तो उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है अरे आप मुझे उधर कहाँ ले जा रहे हैं, उधर तो हमारा रूम है, वहां थोड़ी बेबीज है, बेबीज तो बाहर से आएंगे ना। रिवाज कहता है नहीं बेबीज रूम में ही आएंगे रिधा।
रिधा कहती है रूम में कैसे आएंगे, आप झूठ बोल रहे हैं ना, आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी समझे आप। इसलिए मेरे साथ बाहर चलिए और बेबीज लेकर आइए। रिवास कहता है रिधा उधर ही चलो, उधर ही बेबी मिलेगा, बाहर बेबी नहीं मिलेगा। फिर वह रिधा का हाथ टाइटली पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती रूम की तरफ लेकर जाने लगता है। रिधा कहती है आप मुझे वहां कहाँ ले जा रहे हो, आप मुझे मारना चाहते हैं क्या। इतना बोलकर वो जल्दी से रिवास के हाथ से अपने हाथों को छुड़ा लेती है और दौड़कर अलका जी के पीछे खड़ी हो जाती है और कहती है देखा आपने, मैंने बेबीज मांगा तो यह मुझे मारने के लिए लेकर जा रहे हैं रूम में, देखा ना मॉम। रिवास उसको गुस्से से देखते हुए कहता है अगर दोबारा बेबीज का नाम लिया ना तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा समझी तुम। रिधा रोने जैसी शक्ल बना लेती है और कहती है देखा आपने, यह मुझे कैसे धमकी दे रहे हैं, वो भी अपने सामने। मैं आपको पिटवा दूंगी मॉम से, मैं बता रही हूँ। रिवास रिधा को अपनी खा जाने वाली नजरों से देखता है और कहता है रिधा तुम अपना मुंह बंद रखा करो तो ही अच्छा है, जब भी बोलती हो उटपटांग ही बोलती हो। रिधा मुंह बनाकर कहती है मॉम देखा ना आपने, इन्होंने मुझे डराया और आपके सामने डराया और ये मुझे बेबीज भी लाकर नहीं देते हैं। उसकी बात सुनकर आधे लोग हंस रहे होते हैं तो आधे लोग शॉक में होते हैं। वहीं मिशिका रिधा के बिहेवियर को अच्छे से नोटिस कर रही होती है और अपने मन में कहती है 19 साल की लड़की ऐसे कैसे हो सकती है जिसे किसी भी चीज के बारे में पता ही ना हो, जरूर इसके साथ कोई प्रॉब्लम है, मुझे देखना पड़ेगा। वही रिवास अलका जी के पास जाता है और अपना हाथ आगे बढ़कर रिधा को उनके पीछे से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अलका जी उसको एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुम बेशर्म लड़के, तुम्हारे अंदर कोई शर्म वम है कि नहीं, तुम अपने बड़ों के सामने ऐसे कैसे कर सकते हो। रिवास अपनी मॉम को घूर कर देखता है और कहता है वो आप ही थी ना जो ग्रैंड चाइल्ड के लिए जिद कर रही थी, अब मैं आपकी विश पूरी करने जा रहा हूं तो आप मुझे ही मार रहे हो। उसकी बातें सुनकर अलका जी एकदम से शॉक हो जाती है और कहती है तुम मेरे ही बेटे हो ना या कोई और हो, मतलब जो लड़का लड़कियों से 10 फीट की दूरी बनाकर रहता है वो आज ऐसी बातें कर रहा है। रिवास अपनी मॉम को गुस्से से देखता है और कहता है अब से आप ना ग्रैंड चाइल्ड की बातें करना भी मत मेरे सामने, नहीं तो मैं आपकी इस प्यारी बहू का ना जीना हराम कर दूंगा और आपको पता है ना मैं ऐसा कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज।